Welcome to Senior Education channel and welcome to Web Designing course part 2। इस क्लास में हम लोग CSS के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने HTML के बेसिक्स के बारे में समझा। HTML बेसिकली एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो आपके वेब पेज को बनाने के लिए ज़रूरी होती है, और उस वेब पेज के ऊपर फिर जो भी स्टाइल्स वगैरह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अपनी वेब पेज को खूबसूरत बना सकते हैं, उसका लेआउट खूबसूरत कर सकते हो, आप उसके ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट और एनिमेशंस वगैरह लगा सकते हो। ये सब काम जो है वो CSS के ज़रिए से हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से आप अपने वेब पेज को खूबसूरत बना सकते हो, और ये बेसिकली HTML टैग के ऊपर ही इसके डिज़ाइन जो है वो अप्लाई होते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपने VS कोड की तरफ आता हूँ। VS कोड के बारे में पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और साथ में अपना लाइव सर्वर भी खोल लेते हैं। अभी ये जो वेब पेज आपके सामने नज़र आ रहा है, ये भी CSS और HTML को कंबाइन करके ही आपके सामने ये टेक्स्ट वगैरह लिखे नज़र आ रहे हैं। मैं अपना ये सारा जो कोड है इसको मिटा देता हूं और शुरू से जो है वो आपको बताता हूं कि CSS को किस तरह अप्लाई करना है और ये कैसे काम करती है। इस क्लास में फंडामेंटल स्टेप्स जो है वो सारे डिस्कस किए गए हैं। आप इस क्लास को अगर पूरा अटेंड कर लेते हो तो यकीनन आप CSS के ऊपर अबूर हासिल कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे इसमें बेसिक टू एडवांस वो सारे प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू डिस्कस करेंगे जो मेरा ख्याल है कि किसी भी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी होंगे। इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी शामिल होंगे जो आपको बताए भी जाएंगे, और साथ में असाइनमेंट भी दी जाएगी जिसकी मदद से आप CSS पे मुकम्मल अबूर हासिल कर सकते हो। तो हमारे साथ रहिएगा, इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर जो है वो अपना क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम जो है वो मैं CSS प्रोजेक्ट नाम से रख देता हूँ। ये CSS प्रोजेक्ट क्लास 2 के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस फ़ोल्डर को अब मैं VS कोड में ओपन करवाता हूँ। तो VS कोड में आप यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करोगे, और ओपन फ़ोल्डर पे जहाँ आपका फ़ोल्डर बना है डेस्कटॉप के ऊपर है CSS प्रोजेक्ट क्लास 2 के नाम से, इस फ़ोल्डर को जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करवा के ओपन करवा लेता हूँ। ये मेरा फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं अब अपनी एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करूँगा। आपको यहाँ पे इसको ट्रस्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पे फ़ाइल पे न्यू फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ मैं index.html टाइप कर देता हूँ। तो ये मेरी HTML की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे इस फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर चाहिए होगा जो इमेजेस का फ़ोल्डर है, जिसके ज़रिए से मैं अपनी इमेजेस जो है वो सारी यूटिलाइज़ करूँगा इस वेब पेज के ऊपर। तो अब यहाँ से भी आप फ़ोल्डर बना सकते हो इमेज का। आप जहाँ आपका फ़ोल्डर ये बना हुआ है यहाँ पे भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे। तो मैं यहीं से फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो ये दूसरा आइकन है फ़ोल्डर का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो IMG के नाम से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस फ़ोल्डर के अंदर जो भी मेरी बेसिक इमेजेस होंगी वो इस फ़ोल्डर के अंदर आ जाएंगी। इसको मैं बाद में ऐड करवा दूँगा। तो HTML के जो बेसिक टैग्स हैं वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अपने कीबोर्ड पे जस्ट आप एक्सक्लेमेशन साइन टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो आपको बेसिक कोड जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। सॉरी, बेसिक टैग्स हैं। इन सारे टैग्स के बारे में जो है वो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने बॉडी के अंदर जो है वो कोई भी टैग अगर लिखना है HTML का, सपोज मैं H1 के अंदर जो है वो लिखता हूँ वेलकम टू CSS क्लास। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे इसको मैं एक दफ़ा बंद करके दोबारा से रन कर देता हूँ। मैं इसको बंद करके लाइव सर्वर जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ। तो थोड़ी देर बाद ये आपके सामने जो है वो वेलकम टू CSS क्लास आ गया। अब इसके ऊपर अगर मुझे कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो H1 टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट टाइप करूँगा। जैसे मैं स्टाइल लिखूँगा, स्टाइल लिखते ही मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा, और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ बैकग्राउंड कलर चूज़ किया, और बैकग्राउंड कलर में कोई सा भी मैं नाम लिख देता हूँ। मैं कोरल जो है वो लिख देता हूँ, कोरल AL मैं टाइप किया, एंटर प्रेस करके मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें आपका लिखा हुआ जो टैग 1 में वेलकम टू हमारा CSS क्लास था, और उसमें उसका जो बैकग्राउंड जो है उसने कलर उसका कोरल कर दिया। तो ऐसे ही आप स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर मल्टीपल आपको इफेक्ट देना है, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया और इसके बाद इसके ऊपर इसकी अलाइनमेंट सेंटर करनी है हमें,
या इसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन देना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग इस पर इतना कुछ नहीं लिख सकते, यानी कि इसके एट्रीब्यूट को इतना नहीं बढ़ा सकते, हमें खुद कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हम लोग कैसे लिखें। तो हम लोग क्या करते हैं, इस H1 को यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं और हेड के टैग के अंदर जो है वो हेड के टैग के अंदर मैं H1 को कॉल करता हूँ। H1 सिंपल H1 लिखा, लेकिन H1 को लिखने से पहले मैं एक स्टाइल का टैग जो है वो लगा देता हूँ। मुझे सिंपल स्टाइल जो है वो लिखा मैंने, और इसको मैंने ये देखिए पेयर टैग जो है वो अप्लाई हो चुका है, ओपनिंग एंड क्लोज़, और इसके अंदर जो है वो मुझे H1 टैग को कॉल करनी है। H1 टैग को कॉल करते ही मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो इसको अब यहाँ पे बैकग्राउंड लिखता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर आ गया। बैकग्राउंड कलर इस दफ़ा मैं जो है बैकग्राउंड कलर को क्रिम्सन कर देता हूँ। तो मैंने ये क्रिम्सन किया। क्रिम्सन करने के बाद मैं ओके करता हूँ, तो देखें बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, लेकिन H1 का चेंज हुआ है। देखें H1 का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब इसके ऊपर मैं दूसरी कोई सेटिंग अप्लाई करता हूँ, जैसे कि मैं इसका बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लिखता हूँ, और बॉर्डर लिखते ही मैं एंटर प्रेस करके बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बॉर्डर को 2px कर देता हूँ और सॉलिड कर देता हूँ, सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ। ये खुद ही उसने ऑप्शन दे दिया, सॉलिड और ब्लैक हो गया। तो देखिए ये दो एट्रीब्यूट जो है वो मैंने H1 के ऊपर अप्लाई कर दिए डिफरेंट तरीके से। इस तरह मैं और भी अप्लाई कर सकता हूँ। टेक्स्ट अलाइन मैं कह रहा था कि टेक्स्ट अलाइन, ये मैंने टेक्स्ट अलाइन चूज़ किया और उसके बाद मैंने इसको सेंटर करके ओके कर दिया, सेव किया। तो ये देखें इसकी टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर हो चुकी है। 3 एट्रीब्यूट जो है वो मैंने ऐड कर दिए हैं इस H1 टैग के अंदर। तो ऐसे ही आप जितने मर्जी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इसको एक एट्रीब्यूट देता हूँ जी, मार्जिन का एट्रीब्यूट दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप का एट्रीब्यूट देता हूँ, और टॉप में मैं जो है इसको 50% जो है वो कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 50% करता हूँ। तो ये देखें पेज के जो है वो पेज के टॉप 50%, ये पूरा पेज चूँकि उसने कंसिडर मैंने नहीं करवाया था कि पेज की लिमिट कितनी है, इसलिए उसने एज्यूम करते हुए पेज को जो है वो लेके 50% कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप H1 के ऊपर इस तरह जो है वो मल्टीपल एट्रीब्यूट जो है वो इस तरह ऐड कर सकते हो। कैसे किया कि हम लोगों ने हेड के अंदर जो है वो एक स्टाइल टैग को कॉल किया। ऐसे मैं कुछ और अगर लिखूं, जैसे कि मैं कोई इमेज जो है वो कॉल करवाता हूं, तो मैं IMG जो है वो इमेज लेता हूं। तो IMG इमेज के अंदर मैं SRC, और इसके बाद जहां मेरा इमेज पड़ा है वो इमेज फोल्डर है मेरे पास, और इमेज फोल्डर के अंदर जो है वो एक YouTube का आइकन है, इसको मैं सिलेक्ट करवा के ओके कर देता हूँ। तो ये देखें अब जो सेटिंग मेरी H1 के ऊपर हुई है, इमेज के ऊपर नहीं है। तो इमेज के ऊपर भी मैं सेटिंग जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो इमेज के ऊपर एट्रीब्यूट मुझे सिंपल स्टाइल के अंदर इमेज को कॉल करवाना है, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसके ऊपर जो भी एट्रीब्यूट आपने टाइप करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे विथ इसकी सेट कर रहा हूँ। विथ को मैं कर रहा हूँ जी सपोज 200px कर देता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूँगा तो उसकी विथ जो है वो कंट्रोल हो रही है। ऐसे ही मैं इसको सेंटर करना चाहूँ तो सेंटर कर सकता हूँ। तो मल्टीपल जो है वो एट्रीब्यूट इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये तो एक तरीका था स्टाइल का अपनाने का। तो दूसरा ये है कि अगर मैं यहाँ पे H1 को कॉल कर रहा हूँ, मुसलसल कॉल कर रहा हूँ, लेकिन H1 मुझे और भी कहीं पे लिखना है, लेकिन इस दफ़ा H1 के ऊपर मुझे हेडिंग जो है वो सॉरी इसका स्टाइल जो है वो डिफरेंट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे H1 को कॉल करता हूँ, और इस बाद मैं लिखता हूँ जी माई यूट्यूब चैनल लिख देता हूँ। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखें H1 के ऊपर चूँकि मैंने ऑलरेडी उसको कॉल करवा रखा था, ये वाली सेटिंग हो, तो मैंने दूसरी दफ़ा H1 जो लिया तो उसके ऊपर भी ये वाली सेटिंग जो है वो अप्लाई हो चुकी है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला H1 जो है वो सेपरेट रहे, दूसरा H1 जो है वो मैं सेपरेट कर रखूँ, तो इसको फिर मैं किसी और नाम से जो है वो कॉल करवा लूँगा। जैसे मैं अब यहाँ पे एक डिव लेता हूँ। डिव लेने के बाद यहाँ पे मैं इस डिव को क्लास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन हेडिंग नाम से बना देता हूँ। तो ये मैंने एक डिव ले लिया मेन हेडिंग के नाम से। इस डिव टैग के अंदर जो है वो मैं इस H1 को जो है वो कट करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ। चूँकि H1 ऑलरेडी कॉल हो चुका है, मैं इसको अब H1 को ख़त्म कर देता हूँ। ये वाला यहाँ से स्टाइल शीट में ख़त्म हो गया। अब मैं इसके अंदर जो है वो कॉल करूँगा डिव को।
क्योंकि div मैंने उसका नाम जो है वो सेपरेट कर दिया। मैंने सबसे पहले मैं div को कॉल करता हूँ। div चूँकि क्लास है, क्लास के अंदर जो है वो मुझे ये वाला नाम जो है वो कॉल करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट लिखूँगा। डॉट आपको क्लास रिप्रेजेंट करता है कि आप जब डॉट लिख रहे हो तो इसका मतलब आप किसी क्लास को कॉल करवा रहे हो। और क्लास का नाम जो है यहाँ पे मेन हेडिंग है। इसको मैं एज इट इज़ कॉपी भी करके रख सकता हूँ। ये मैंने मेन हेडिंग लिया, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख़ास क्या रखना है, वो ये कि यहाँ पे स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। तो बेहतर है कि मैं यहाँ पे स्पेस ख़त्म करके हैश का साइन लगा देता हूँ, और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे हैश का साइन लगा देता हूँ। और इसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो अब इसमें जो भी सेटिंग करूँगा वो अप्लाई होगी। बैकग्राउंड कलर जो है वो टाइप करूँगा, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर मैं क्रिम्सन कर देता हूँ। क्रिम्सन किया और सेव किया, तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ये किसका चेंज हुआ है? ये सिर्फ ये वाला जो टैग मैंने कॉल करवाया और इसके अंदर मैंने h1 को लिखा है, इस ये वाला जो है वो मेरा कॉल हुआ है। ये वाला h1 कॉल नहीं हुआ। अब इस h1 का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। इस h1 का नाम भी मैं div लगाता हूँ, और div के अंदर मैं क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये मैं इसको सेकंड कर देता हूँ, सेकंड, और हेडिंग कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको सेकंड हेडिंग की, और इसके बाद मैं इसका div जो है वो बंद करता हूँ, और इस div के अंदर जो है मैं इस h1 को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला टैग फॉरवर्ड स्लैश लग गई, इसको ख़त्म करके सेव करता हूँ। तो अब इसको कॉल करना है हमने, इस क्लास को, सेकंड हेडिंग वाली क्लास को कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास को कॉल करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप डॉट का साइन लगाओ, और सेकंड जो है वो SE, स्पेलिंग आपके बिल्कुल ठीक होनी चाहिए वरना ये कॉल नहीं होगा सही। ये हेडिंग लिखता हूँ, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है मैं इसके लिए जो भी सेकंड सेटिंग करूँगा वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इसका भी बैकग्राउंड जो है वो मैं चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं सपोज इसको बैकग्राउंड कलर कोरल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे कोरल टाइप करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कोरल हो गया। तो इस तरह सेपरेट करके आप यहाँ पे उसको कॉल कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। ऐसी इमेज के ऊपर मैंने इमेज की भी मैं क्लास बना सकता हूँ, इमेज को भी मैं एक दायरे में लिख सकता हूँ। तो इमेज के लिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे एक div लेता हूँ, सॉरी टैग ओपन, div लिया, और div के बाद इसकी क्लास जो है वो मैं यहाँ पे गैलरी कर देता हूँ। ये गैलरी को मैंने अप्लाई कर दिया, सॉरी इसको टैग को बाहर लगाना। तो ये इस div के अंदर जो है, इसको मैं ये जो मैंने पिक्चर लगाया रखी है इसको मैं कट करके इस div के अंदर जो है वो मैं पेस्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। तो अब इस गैलरी को मैं जो भी करूँगा, कॉल करूँगा, तो इस पिक्चर के ऊपर जो है वो अप्लाई होगी। तो जैसे कि पहले मैं div का साइन लेता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये वाला इमेज जो है वो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसका ब्रैकेट्स, इसकी ब्रैकेट भी ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब डॉट लगा के गैलरी div को कॉल कर रहा हूँ, और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसका सपोज मार्जिन जो है वो लिखता हूँ। मार्जिन में लिख देता हूँ 5px कर देता हूँ, एनीवन कुछ भी कर सकते हो। और इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस का मतलब है कि चारों कॉर्नर जो हैं वो उसके, बल्कि बॉर्डर जो है वो वैसे ही अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर को लेके यहाँ पे 2px उसकी लाइन की जो है वो विथ हो, और उसके बाद सॉलिड हो। ये देखें सॉलिड है और ब्लैक, ये खुद ब खुद आ गया। तो ये देखें इसके अंदर जो है वो पिक मेरी आ चुकी है। लेकिन पिक को अलहदा से सेटिंग करनी होगी। देखें अब यहाँ पे गैलरी जो div वाली गैलरी है वो तो अप्लाई हो चुकी है, उसका वो बॉर्डर मुझे नज़र आ रहा है। अब लेकिन पिक की सेटिंग जो है वो उसके मुताबिक नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे सेम इसी को इस तरह भी कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे गैलरी को कॉल किया और साथ में img टाइप करके इसको, यानी कि उस div के अंदर, गैलरी के div के अंदर जो इमेज है उसके ऊपर मुझे विथ जो है उसकी कंट्रोल करनी है। सपोज़ यहाँ पे विथ जो है वो मैं 200px कर देता हूँ। जैसे ओके करूँगा तो देखिए 200px जो है वो विथ कंट्रोल हो गई है। जबकि मैंने गैलरी वाला जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, इसको मैंने कोई नहीं दिया। ये मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए पूरा साइज़ में आ रहा है। और यहाँ पे देखें क्योंकि मैंने इसके कोई इसके ऊपर विथ सेट नहीं की, इसलिए ये पूरे साइज़ में आ रहा है। अब इस YouTube चैनल के सॉरी ये गैलरी जो है इसके अंदर अगर मैं कोई हेडिंग टाइप करूं, जैसे मैं p पैरा लेता हूं और p पैरा के बाद कोई भी लफ्ज़ लिख देता हूं। तो जैसे कि मैं लिख देता हूं कि लॉरेम लिख देता हूं, ये लॉरेम लिखता कुछ पैरा जो है वो आ गया मेरे पास। तो ये कुछ इस तरह नज़र आपके पास आ रहा है।
अब ये वाला जो पैरा है, ये पैरा जो है ये भी div के अंदर ही है, तो मैं इसको इस तरह भी कॉल करवा सकता हूँ कि मैं यहाँ पे div का नाम क्या रखा हुआ था, गैलरी डॉट GALLERY गैलरी, और साथ में इसको P लिख के मैं इसको कॉल करवा सकता हूँ। अब इसके ऊपर जो मैं फ़ॉन्ट साइज़ सपोज अप्लाई कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं यहाँ पे 3px कर देता हूँ। तो ये इसके ऊपर फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मेरे ख्याल में कम है, तो 30px करके देखते हैं। तो ये अप्लाई नहीं हो रहा, इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इस पे प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ये देखें, ये गैलरी के 3L जो है वो ये हम पे मैं इसको रिमूव करके अप्लाई करता हूँ, देखिए इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो अब मैं इसके ऊपर 3 फिक्स कर देता हूँ, ये देखो बड़े कम जो है वो आ गई है। तो गैलरी के अंदर जो है वो डिव, गैलरी का जो डिव बनाया है उसके अंदर P को अलहदा से कॉल कर रहा हूँ, गैलरी को मैं अलहदा से कॉल कर रहा हूँ, गैलरी के अंदर जो है वो इमेज को अलहदा से कॉल कर रहा हूँ, और उसके अंदर जो P जो है वो उसको अलहदा से कॉल कर रहा हूँ। तो इस तरह जो है वो मैं अपनी स्टाइल को यूज़ करते हुए कर सकता हूँ। अब ऐसे ही स्टाइल जो है वो मुझे, अब मैं इसको ज़रा क्लोज़ करता हूँ, तो ये देखिए ऐसे ही स्टाइल मुझे एक और चाहिए। तो मैं इसको सिंपल इसी डिव को जो है वो कॉपी करूँगा, और इसी डिव को कॉपी करके इसके नीचे एक दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो आपको क्या नज़र आएगा कि एक और जो है वो उस जैसा अप्लाई हो गया, लेकिन सेटिंग वही मुझे मिली है जो मैंने पहले की सेट की हुई थी। मुझे अगली दफ़ा जो डिव लगाया उसकी सेटिंग मुझे सेपरेट नहीं बनानी पड़ी, मतलब जो पहले वाली सेटिंग थी वही वाली सेटिंग जो है वो अप्लाई हो चुकी है इसके ऊपर। तो इस तरह जो है वो आप इफेक्ट स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। चलें एक इसी से रेलिवेंट छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं इन सारों को एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे स्टाइल्स को रिमूव कर देता हूँ, और इसके बाद बॉडी के अंदर जो है ये टैग्स जो लगे हुए इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस पे लिखता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, तो क्लीन हो गया पेज हमारे, कुछ भी नहीं है पेज के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक स्टाइल जो है वो ले लेता हूँ हेड के अंदर। तो यहाँ पे स्टाइल का टैब ओपन हुआ, क्लोज हो गया, और बॉडी के अंदर जो है वो मैं इमेज लेता हूँ। यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं एक डिव बनाता हूँ, और इस डिव का क्लास जो है वो रखता हूँ गैलरी ही रख देता हूँ। तो ये मैंने गैलरी क्लास रख दी, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ये इन्वर्टर कोमा के बाहर जो है वो इसको इस डिव के अंदर जो है वो एक इमेज हम लोग लेते हैं जी। तो मेरे पास इमेज पड़ी है SRC, और उसके बाद सॉरी ये C, उसके बाद इक्वल टू साइन के अंदर इमेज नाम का मेरे पास एक फ़ोल्डर पड़ा है, और उसके अंदर ये वाली इमेज जो है वो मेरे पास पड़ी है। इस इमेज को मैं कॉल करवा लेता हूँ, और इसके नीचे मैं कुछ टेक्स्ट भी लिखता हूँ। तो उस टेक्स्ट को भी मैं क्या करता हूँ कि डिव ले लेता हूँ, उसके अंदर एक डिव ले ली है, और उसके अंदर डिव में मैं क्लास इक्वल टू, यहाँ पे मैं उसको डिस्क्रिप्शन के नाम से ले लेता हूँ कि इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के बाद इसको अंदर करता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ कि वेलकम टू माय सीनियर एजुकेशन चैनल। ये मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अब ये कुछ इस तरह, जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये कुछ डिस्प्ले में कुछ इस तरह आ रहा है। नीचे ये आपका टेक्स्ट लिखा नज़र आ रहा है, ऊपर जो है वो पिक नज़र आ रही है। तो इसको अब हम लोगों ने सेपरेट जो है वो स्टाइल के अंदर सेट करना है। तो सबसे पहले मैंने कॉल करवानी है इस गैलरी को, मुझे इस गैलरी का बॉक्स सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास को कॉल करवाने के लिए आपको डॉट साइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे गैलरी जो है वो मैं टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर गैलरी को मैं कॉल करवा रहा हूँ। तो गैलरी का सबसे पहले मैं मार्जिन सेट करता हूँ। मार्जिन मैंने इसका सेट किया है, सपोज मैं मार्जिन जो है वो इसका 5 सॉरी नम लॉक ऑफ था, 5 जो है वो px करके कॉलन सेमी कॉलन लगा देता हूँ। और इसके बाद इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर भी अपीयर हो, और बॉर्डर अपीयर होता है तो ये 1 जो है वो px बॉर्डर, इसकी लाइन की जो है विड्थ है वो हो, और सॉलिड हो। सॉलिड के बाद यहाँ पे मैं डार्क जो ग्रे जो ब्लैक ही कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। और इसके ऊपर ये
चलें अब इसको मैं सेव करता हूँ तो क्या होता है, आपको नज़र आ रहा होगा कि वो div का जो बैकग्राउंड एक बॉक्स बन चुका है यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन वो इमेज जो है वो उसके अंदर फिट नहीं है, इमेज जो है वो बाहर जा रही है। ठीक है, तो इमेज को हम लोग कैसे सेट करेंगे, तो हमें इमेज को कॉल करवाना पड़ेगा, यानी कि गैलरी के अंदर, गैलरी div के अंदर इमेज नाम को हम लोग कॉल करवाते हैं, और इसके अंदर जो है वो मैं इमेज के इसकी विड्थ जो है वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसकी विड्थ जो है वो सपोज मैं लेता हूँ 500 px कर देता हूँ, और इसके अंदर इसकी हाइट b लेता हूँ, इसकी हाइट b जो है वो 500 px कर देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ तो ये कुछ इस तरह आ गया। ठीक है, तो अब उस गैलरी चूँकि हमारा ये वाला जो बॉक्स है वो हम लोगों ने इसका कोई सेट नहीं किया था, इसका कोई विड्थ वगैरह नहीं दी थी, तो इसलिए ये इसका जो है वो कम आ रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसकी भी विड्थ जो है वो सेट कर देता हूँ। तो यहाँ इसकी विड्थ जो है वो 500 कर देते हैं अकॉर्डिंग टू उसके। तो यहाँ पे ये कॉलर साइन नहीं लगा सका, और एंड पे जो है वो सेमी कॉलन लगाएं, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल इक्वल टू फिट हो गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा कम करते हैं, साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा ख्याल है कि मैं 280 कर देता हूँ, 280 कर देता हूँ इसको, और 280 ही इसको कर देता हूँ, इस विड्थ को 280, और इसकी हाइट जो है वो हाइट को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, हाइट को 100 कर देता हूँ, 100 नहीं सॉरी 200 कर देता हूँ। तो ये कुछ ये वाला सीन बन गया हमारे सामने। ठीक हो गया जी। अब इसी गैलरी के अंदर हमारे डिस्क्रिप्शंस भी है, डिस्क्रिप्शंस को भी अब कैसे कॉल करनी है, क्योंकि डिस्क्रिप्शंस को कॉल करवानी है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें अप्लाई हो चुका है। अब मुझे बैकग्राउंड नहीं देना, तो बैकग्राउंड को मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जस्ट मुझे ये साइज़ रखना है। तो अब इसी इमेज को, इसी बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करना है, और एक दफ़ा सेव कर रहा हूँ, 2 दफ़ा कर रहा हूँ, और 3 दफ़ा, ये कुल 4 जो है वो इमेज मैंने बनवा लिया। कुछ 4 जो है वो इस तरह नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखिए मैं इसको चारों को देख सकता हूँ। तो देखिए हर इमेज पे अब मैं सिंपल इमेज अगर चेंज कर देता हूँ तो हर इमेज पे वही अप्लाई होगा। मेरे पास एक और इमेज पड़ी है वो यूट्यूब चैनल वाली, तो मैं यहाँ पे इमेज यूट्यूब का लिखता हूँ, ये आखिरी इमेज जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए आखिरी इमेज का साइज़ भी वही आ रहा है जो ऊपर वाली इमेज का आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक ही दफ़ा उसका स्टाइल जो है वो रिप्रेजेंट करवा लिया। अब अगर मैं इसको, ये वाला जो आपको कॉलम में नज़र आ रहा है, इसको मैं रॉ में अगर देखूं तो मुझे क्या करना है, मेन डिव को, जो इमेज वाला डिव है, इसको मैं छेड़ता हूं। इसको मुझे जस्ट यहाँ पे फ्लोट का टाइप करना है, और फ्लोट टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे इसको लेफ़्ट कर दूँगा। तो फ्लोट से लेफ़्ट होगा, तो यहाँ पे ये मैं इसको लेफ़्ट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, तो ये देखें इसका लेफ़्ट बन गया। अब ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा बन गया। ठीक हो गया। तो इस तरह ये आप अब एक चेंज कर रहे हो तो सारा मेन डिव को चेंज कर रहे हैं ना, तो मेन डिव के अंदर ही ये सारे 4 डिव जो है वो खुले हुए हैं, तो चारों को जो है वो उसको चेंज कर रहा है, मेन को हम लोग कर रहे हैं सिर्फ। तो हेड में CSS स्टाइल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और नीचे बॉडी में जो है वो हम लोग HTML टैग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपका पेज के ऊपर बहुत सारा कोड है, बहुत सारे टैग्स हैं HTML के, और CSS के भी बहुत सारे टैग हैं, तो इस तरह एक पेज को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मसलन आपने पेज के नीचे तक बहुत सारा टैग HTML का यूज़ कर लिया, और दोबारा से फिर ऊपर आके जो है वो आप CSS की ऊपर सेटिंग कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह ये HTML की एक फ़ाइल है, ऐसे ही हम लोग एक CSS की फ़ाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल ये है कि आपने CSS की फ़ाइल, जहाँ आपने HTML की इंडेक्स नाम से फ़ाइल क्रिएट कर रखी है, वहीं पे आप यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करें, और CSS की फ़ाइल का कोई सा भी नाम दे दें। यहाँ पे मैं जो अमूमन चल रहा है नाम, वो स्टाइल के नाम से चलता है, और .css जो है वो इसकी एक्सटेंशन जो है वो आप ऐड कर दें। तो अब आपके सामने एक CSS की फ़ाइल खुल चुकी है और एक HTML की फ़ाइल है। तो अब HTML की फ़ाइल को मैं CSS की फ़ाइल के साथ कनेक्ट करवाऊँगा। उसका तरीका ये है कि आपको यहाँ पे हेड के अंदर ही आप यहाँ पे सिंपल लिंक टाइप करोगे, और लिंक टाइप करते हुए ही आपको सामने वो हेल्प दे रहा है वैसे कि आप उसके बाद REL टाइप करें। यहाँ पे मैं लेकिन ख़ुद ब टाइप कर रहा हूँ, हेल्प में नहीं जा रहा, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो। उसके बाद आपने स्टाइल शीट लिखना है, यहाँ पे ये स्टाइल शीट लिख रहा हूँ, और इन्वर्टर कोमा के अंदर जो है वो आपने फिर HREF टाइप करना है,
इक्वल टू साइन लेके इन्वर्टर कोमा के अंदर ही आपने जो अपनी फ़ाइल का नाम रखा हुआ है, हम लोगों ने फ़ाइल का नाम रखा हुआ है style.css, तो यहाँ पे मुझे सेम वही नाम जो है वो दे देना है, style.css। नाम देने के बाद सिंपल मुझे क्लोज टैग कर देना है। यहाँ पे मैं क्लिक करके टैग को क्लोज कर देता हूँ और कुछ नहीं करना। तो सेव करता हूँ। अब आपकी इस स्टाइल के साथ आपका पेज जो है वो स्टाइल शीट की जो नई फाइल है उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे ये वाला जो स्टाइल मैंने अप्लाई किया है इस सारे को करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, ये नीचे से ऊपर तक जो है वो कट कर देता हूँ। कट करके ज़रा सेव करता हूँ, ये देखिए सारा कुछ बिखर गया क्योंकि स्टाइल मैंने कट कर दिया। अब यही स्टाइल जो है वो स्टाइल शीट के ऊपर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। देखिए वापस जो है वो अपनी हालत में आ गया, मतलब कि अब ये वाली फ़ाइल जो है वो इस फाइल के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब इस स्टाइल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। तो इस तरह बहुत आसान हो जाएगा, पेज को कोड को मैनेज करना आसान हो जाएगा कि HTML के टैग जो है वो HTML की फ़ाइल के साथ ऊपर लगेंगे और उसके साथ जो स्टाइल जो होगा वो स्टाइल वाली फ़ाइल के साथ हम लोग लगाते रहेंगे। इस तरह स्टाइल की फ़ाइल डिफरेंट काम करेगी और HTML की फ़ाइल जो है वो डिफरेंट काम करेगी। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा सूटेबल काम है। तीनों में तरीक़ों में जो आपको लगे आप यूज़ कर सकते हो कि टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट दे सकते हो स्टाइल का, हेड के अंदर एट्रीब्यूट दे सकते हो स्टाइल का, या फिर सेपरेट एक फ़ाइल स्टाइल के दे के उसके अंदर एट्रीब्यूट स्टाइल शीट के लो और उस फाइल को कनेक्ट करवा लो अपने HTML के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल से CSS को पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसका यूज़ देखा और इसको कैसे कनेक्ट करवाते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं। मज़ीद प्रैक्टिस हम लोग शामिल करते हैं CSS के ऊपर। तो फाइल हमारी लिंक हो चुकी है और इसके ऊपर मैं अब एक डिव जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। डिव मतलब एक सिंपल बॉक्स को आप कंसिडर कर लें। तो इस डिव के अंदर जो है वो मैं H1 का एक टैग लेता हूँ और इसके अंदर जो है वो मैं सिंपल लिख देता हूँ सैम्पल डाटा मॉडल लिख देता हूँ और इसके बाद जो है वो एक पैरा भी क्रिएट करता हूँ। सॉरी, ये इसकी सेटिंग पे खुल गई। इसका पैरा क्रिएट करता हूँ, पैरा का टैग जो है वो लगाता हूँ और पैरा का टैग में मैं कोई भी सैम्पल वर्ड अगर लिखूँगा इसके ऊपर तो मैं लोरेम नाम टाइप करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। कुछ सैम्पल वर्ड जो है वो मेरे पास आ जाएंगे। तो इस पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ ताकि मुझे नज़र आए कि कितने वर्ड्स हैं। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये मैं अगले वाले वर्ड जो है वो रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे कुछ वर्ड चाहिए होंगे। ये वर्ड जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इसको मैं सेव करता हूँ। आपके सामने एक लिखा हुआ सिंपल सा मॉडल आ गया। तो इसी डिव बॉक्स को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इसकी 3 कॉपी ले लेता हूँ और 2 कॉपी और ले लेता हूँ। कंट्रोल वी करता हूँ और इसके बाद जो है वो यहाँ पे सेव करता हूँ। तो इसकी 3 कॉपीज़ जो है वो मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं इस एक डिव के ऊपर स्टाइल शीट अप्लाई करूँगा तो सारों पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं स्टाइल शीट पे जाता हूँ। स्टाइल शीट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जस्ट डिव टाइप करूँगा। चूँकि ये कोई क्लास नहीं है, कोई आईडी नहीं है, सिंपल डिव है, तो सिंपल डिव को ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस डिव के बाद इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो ऐड कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में मैं कोई सा भी कलर, यहाँ पे बेशुमार कलर आ गए, साथ में उसके कोड भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन इसके अलावा भी आप कोड के हिसाब से कलर अगर देना चाहो तो हमारे पास एक वेबसाइट है, आप गूगल पे टाइप कर सकते हो। कोई बेशुमार वेबसाइट्स हैं जिनके कलर कोड के नाम से आप टाइप करो तो ये बेशुमार कोड जो है वो आ चुके हैं। इनमें कोई सा भी है, सपोज़ अगर मैं ये वाला कोड जस्ट कॉपी करूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ तो कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखें वो कोड जो है वो कलर अप्लाई हो चुका है। तो ऐसे अमूमन जो डेवलपर होते हैं उनको चंद एक कलर कोड याद होते हैं। तो आप भी अपना कलर कोड 5-7 कलर कोड जो है वो याद रखें और आपको इंटरनेट से वेबसाइट में बेशुमार कलर कोड मिल जाएंगे जो आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, आँखों को आपके हिसाब से सूटेबल लग रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको ये पूरे पेज में आ चुका है और इसको मैं हाफ पेज में अगर करूँगा तो मैं इसकी जो विड्थ है वो कम कर देता हूँ। जस्ट मुझे टाइप करना है विड्थ, और विड्थ जो है वो मुझे 50% अगर मैं कर देता हूँ तो 50% का मतलब ये होगा कि पेज का हाफ, मतलब ये पूरा पेज है और पेज का हाफ जो है वो आ चुका है।
अगर इसी तरह ये पेज मेरा छोटा हो चुका है तो ये 100% और उसका ये हाफ जो है वो आ चुका है। इस तरह ये 50% में हम लोग ले सकते हैं इसको, कुछ इस तरह। नेक्स्ट इसके ऊपर का कलर अगर मैं चेंज करूँ तो जस्ट मुझे जो है वो कलर टाइप करना है, और कलर टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करो तो यहाँ पे इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ। देखें यहाँ पे ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ, ये वाइट है तो इसको मैं सेव करता हूँ तो ये कलर जो है वो चूज़ हो चुका है। वैसे तो मैं वाइट सिंपल भी लिख सकता हूँ, इशू कोई नहीं है, लेकिन बेहतर है कि हम लोग कोड के हिसाब से कलर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे इसको मैं वाइट कलर जो है वो दे देता हूँ। नेक्स्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाला टेक्स्ट जो है वो बॉर्डर के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, दोनों तरफ से लगा हुआ है। इसमें तो ये चूँकि टेक्स्ट बड़ा था तो इसलिए नेक्स्ट लाइन पे आ गया है, लेकिन अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो अभी शिफ्ट हो गया। यहाँ से देखें, यहाँ से बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, तो इसको बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आएँ तो इसको हम लोग पैडिंग का एक कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे जस्ट पैडिंग जो है वो मैं टाइप करूँगा, पैडिंग टाइप करूँगा, और पैडिंग टाइप करने के बाद मैं अगर 100 px देता हूँ तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो ये देखें 100 px का मतलब ये है कि इसके साइडों पे जो है वो काफ़ी फासले पे आ चुका है। ऐसे मैं थोड़ा सा कम इसको दे देता हूँ, 100 की जगह पे मैं इसको 30 px कर देता हूँ, तो ये आपको नज़र आ रहा हो कि 30 px के हिसाब से ये हट गया है, ऊपर से भी और लेफ़्ट से भी। तो ऐसे ही अब चूँकि पैडिंग बड़ी है तो ये सारे डब्बे जो आपस में पहले आपको सेपरेट नज़र आ रहे थे, अब ये आपस में मिले हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं इनको मार्जिन के साथ सेपरेट कर दूंगा। मैं इसमें जस्ट मार्जिन इंक्लूड करूंगा, और मार्जिन इंक्लूड करने के बाद मुझे सिंपल 20 जो है वो px करूंगा तो ये मार्जिन मेरा बन गया। तो ये मार्जिन तीनों में हमारा डेवलप हो चुका है। ओके, और इसी तरह जो है वो अब तो यहाँ पे अब देखें कि अब चूँकि वो पूरा पेज नहीं आ रहा, हमने पेज के अंदर का जो मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिकली सेट है, हम लोगों ने पेज का मार्जिन जो है वो नहीं दिया, तो पेज का मार्जिन जो है वो हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसी के शुरू में ये इस डिव को मैं इसी पेज के शुरू में अगर मैं स्टेरिक का वर्ड यूज़ करता हूँ, जिसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे पेज के ऊपर ये मेरी सेटिंग अप्लाई हो, तो मैं इसका जो मार्जिन है मार्जिन मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। ज़ीरो करने से ही आप चेक करें कि अब पेज का मार्जिन जो है वो ज़ीरो हो चुका है। ये सेटिंग मेरी क्यों नहीं अप्लाई हुई, इसको मैं देखता हूँ कि क्या मसला है। लेकिन अब ये देखें कि पहले पेज जो है वो मेरा कहाँ से शुरू हो रहा था पहले, अब जो है वो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर ये मेरे ख्याल में ब्रैकेट जो है वो डिलीट हो चुकी थी, इसलिए वो पहली सेटिंग जो है वो हट गई। ओके, और इसके अलावा जो है वो अब पैडिंग, इसमें भी पैडिंग जो है वो हम लोग ऐड कर लेते हैं, ताकि पैडिंग का भी है, पैडिंग भी हम लोग ज़ीरो कर देते हैं। और इसके अलावा जो है वो बॉक्स साइज़ जो है वो बॉक्स साइजिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। बॉर्डर बॉक्स आ गया, इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये देखें कुछ ऐसे हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सेटिंग जो है वो बड़ी खूबसूरत सी नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें एक बटन भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे डिव के साथ एक बटन ऐड कर देता हूँ। बटन, सिंपल बटन का टैग लगा रहा हूँ और यहाँ पे सबमिट लिख देता हूँ। इंटर करूँगा तो ये पहले डिव पे है, इसी को कॉपी करते हुए मैं अगले डिव पे भी ऐड कर देता हूँ और तीसरे डिव पे भी इसको ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल एस करूँगा तो तीनों पे बटन जो है वो अप्लाई हो गया होगा। अच्छा, ये यहाँ पे टैग का इशू आ गया, सॉरी, ये टैग का इशू आ गया। ये अब इसको अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी टैग स्किप हो गया। ओके, तीनों पे जो है वो बटन आपको नज़र आ रहा है। तो अब बटन के ऊपर भी हम लोग कुछ दे रहे हैं। अच्छा, अब ये डिफरेंस देखें कि अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए जो है वो मैं इसको रिमूव करता हूँ, बल्कि रिमूव नहीं करता, मैं इसको कंट्रोल / से इसको कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये कमेंट जो है वो फिर ये चलता नहीं, रन नहीं होता है, एज ए कमेंट शो होता है। तो अब मैंने इसको सेव किया, तो अब देखें इसमें डिफरेंस देख लें। तो ये वाला फासला जो है देखें कितना ज़्यादा बन चुका है आपस में। और जैसे ही मैंने इसको दोबारा से इसके कमेंट जो है वो ऑफ़ किए हैं, यहाँ पे मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो अब देखें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो बेहतर है कि हमें पेज का पहले मार्जिन जो है वो सेट करना पड़ेगा, पेज की सेटिंग, पूरे पेज की सेटिंग, क्योंकि उसी की बेस पे ये इसका पैरेट बन जाता है ना।
ये चाइल्ड है और इसकी ये पेरेंट के तौर पे जो है वो काम करता है, इस पेरेंट के साथ काम करता है। तो पेरेंट को हम लोगों ने अगर ये वाली बेसिक सेटिंग दे देते हैं, जैसे कि मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दिया, बॉक्स साइज़ बॉर्डर कर दिया, तो उसकी बेस पे जो है वो हमें ये बाकी मॉडल जो है वो तैयार करता है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे अगर मुझे इसका मैं साइज़ जो है विथ थोड़ी सी ज़्यादा कम कर देता हूँ, विथ मैंने 50% कम की थी, अगर मैं इसको 80% रखता हूँ तो 80% में ये 80% ज़्यादा हो गया, मुझे 30% करनी चाहिए थी, तो ये मैं 30% करता हूँ, 30%। तो अब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकली जो है वो मुझे शो कर रहा है। वर्टिकली क्यों शो कर रहा है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैं ज़रा इस पेज के इंस्पेक्शन में जा रहा हूँ। इस पेज के इंस्पेक्शन पे जाने के लिए मुझे ये राइट क्लिक करके इसके इंस्पेक्ट में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिलेक्टर नज़र आ रहा है। सिलेक्टर पे मैं जाके जस्ट कर्सर लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर, तो इसने पूरा का पूरा, यानी कि इस डिव ने पूरा का पूरा पेज कवर कर रखा है। यानी कि मेरा बॉक्स जो है वो यहाँ तक इतना था, लेकिन उसने पूरा का पूरा पेज है ये कवर कर रखा है, जिसकी वजह से अगला जो डिव है वो नेक्स्ट रॉ पे चला गया। मतलब ये एक रॉ जो है वो क्रिएट कर रखी है। तो इस रॉ को उतनी ही क्रिएट करे जितना ये बॉक्स का साइज़ है, और जैसे ऑटोमेटिकली ये रॉ उतनी ही क्रिएट होगी जैसे जितना ये बॉक्स का साइज़ है, तो ये बॉक्स ऑटोमेटिकली उठ के जो है वो इसके साथ आ जाएगा, और इसी तरह तीसरा बॉक्स भी उठ के इसके साथ आ जाएगा। मतलब ये तीनों बॉक्स जो आपको इस वक्त वर्टिकल में नज़र आ रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल बन जाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि आपको सिंपल इसकी मार्जिन के साथ एक डिस्प्ले नाम का कीवर्ड है, आपको डिस्प्ले यूज़ करना है, और यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक जो है वो यूज़ करना है। इनलाइन ब्लॉक यूज़ करोगे तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि वो बॉक्स जो है वो हट गए हैं। अब मैं इसको सिलेक्टर की मदद से दोबारा से देखें कि ये देखें, ये वाला जो ऑरेंज बॉक्स था पूरे पेज पे आपको नज़र आ रहा था पूरी रॉ की शक्ल में, अब उतना ही नज़र आ रहा है जितना हमें हमारा ये बॉक्स है। ऐसे ये वाला बॉक्स नज़र आ रहा है, उतना ही नज़र आ रहा है, और ऐसी जो है वो ये वाला बॉक्स है। अब चूँकि इस बॉक्स का यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, अगर मैं पेज का साइज़ कम कर देता हूँ तो वो एडजस्टमेंट जो है वो कर ली उसने यहाँ पे। तो मतलब कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पॉइंट पे आना है तो वर्टिकल पे हमें फिर एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक्स, जिसकी मदद से हम लोग उतना ही ब्लॉक्स यूज़ करें जितना हमारा बॉक्स है। ओके, तो अब इस क्लास में हम लोग ग्रेडियंट कलर का इस्तेमाल सीखेंगे कि ग्रेडियंट कलर को CSS में कैसे अप्लाई किया जाता है। ग्रेडियंट कलर बेसिकली दो या दो से ज़्यादा कलर का मिक्सचर्स है, जिसके ज़रिए से आप एक खूबसूरत सा कलर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं एक डिव जो है वो क्रिएट करता हूँ। सपोज़ मैं कंटेनर नाम से एक डिव जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो ग्रेडियंट कलर जो है वो अगर इसी बॉडी टैग के अंदर, यानी कि बैकग्राउंड पूरे वेब पेज के अंदर यहाँ पे रेड कलर दिया हुआ है, क्योंकि CSS में यहाँ पे मैंने तो अब इस क्लास में हम लोग ग्रेडियंट कलर के बारे में जानेंगे कि ग्रेडियंट कलर बेसिकली है क्या। ग्रेडियंट कलर दो या दो से ज़्यादा कलर का मिक्सचर्स है, जिसकी बेस पे आप कोई एक खूबसूरत सा कलर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। आप अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे कोई सा भी कलर कर सकते हो, ग्रेडियंट कलर का इफ़ेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बॉडी टैग को मैं CSS क्लास CSS फाइल के अंदर कॉल करवाऊँ, तो जस्ट बॉडी एंटर करके इसके बैकग्राउंड को कोई सा भी कलर जो है दूँ। सपोज़ मैं इसको रेड कलर असाइन कर देता हूँ, तो जैसे मैं रेड कलर करूँगा तो ये रेड कलर आ गया, ये सिंगल कलर है। ऐसे कोई सा भी एक सिंगल कलर मैं दे सकता हूँ, जैसे कि मैं क्रिम्सन कलर जो है ऐड करूँ तो ये सिंगल कलर की वैल्यू जो है वो ऐड हो रही है, ये क्रिम्सन कलर। अब इसी को दो तीन कलर का अगर मैं मिक्सचर दूं तो यही बैकग्राउंड के अंदर जो है वो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ही टाइप करूँगा, और मुझे जस्ट यहाँ पे एक वैल्यू चूज़ करनी है, लीनियर ग्रेडियंट्स को चूज़ करना है। अब यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट्स के अंदर मैं दो कलर जो है वो कुछ दे सकता हूँ, जैसे कि मैं रेड देता हूँ और दूसरा जो है वो मैं क्रिम्सन जो है वो देता हूँ। यहाँ पर मैं क्रिम्सन टाइप कर देता हूँ। तो जैसे इसको मैं सेव करूँगा तो ये दो कलर का मिक्सचर जो है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो ऐसे ही आप अगर कलर की वैल्यू के हिसाब से कलर दें, जैसे कि मैं अब वैल्यू के हिसाब से दूं, सपोज़ RGB कलर ऐड करता हूं, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैं एंटर करता हूं 67 124
250 और इसी तरह फिर एक दूसरा कलर जो है वो ऐड करूँ कॉमा प्रेस करके RGB और दूसरी वैल्यू जो है वो एंटर करता हूँ 69 214 एंड लास्ट में 250। तो ये दो कलर का मिक्सचर जो है, तो ये आपको दो कलर का मिक्सचर जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये कुछ डिस्प्ले में आपको हो सकता है कि ये लाइंस वगैरह नज़र आएँ, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने कलर में एक वेरिएशन जो है वो क्रिएट नहीं की। तो उसका हल ये है कि आप यहाँ पे इस कलर के शुरू में जस्ट 90, ये इसके ब्रैकेट्स के अंदर 19 जो है वो यहाँ पे इसको मैं 90 डिग्री ऐड करके कॉमा प्रेस करूँगा और सेव करूँगा, तो ये कलर की वेरिएशन जो है वो बन चुकी है। तो इससे ये होता है कि आपकी कलर्स में जो आप दे रहे हो, लीनर दे रहे हो, तो उसमें आप डिग्री जो है वो साइन करोगे कि आपकी कलर की डायरेक्शन जो है वो क्या है। ऐसे आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला कलर जो है ये आपका 1% हो, मसलन इसको मैं 1% से रिप्रेजेंट करवाता हूँ, और ये वाला जो कलर है ये आपका 80% हो, तो इसको मैं 80% लिख के यहाँ पे सेव करूँगा। तो इस तरह ये लीनियर में ये देखें, एक तरफ जो है वो ब्लू कलर आ रहा है और दूसरी तरफ जो दूसरा कलर है वो उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है CSS ग्रेडियंट नाम से। आप इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई से भी दो कलर का मिक्सचर ले लो। जैसे कि मुझे एक साइड पे ये वाला कलर चाहिए और इस पे मुझे नहीं चाहिए, दो कलर का मिक्सचर कर रहा हूँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। डिलीट का बटन प्रेस करके भी आप मिटा सकते हो, इशू कोई नहीं है। तो ये इसको मैं दोबारा क्लिक करने से अपीयर भी हो जाता है। तो ये दो कलर बन गए। तो इस साइड पे मुझे कलर जो है वो कुछ ये वाला साइड चाहिए और इसकी ऑप्सिटी जो है वो मैं कम थी ज़्यादा कर देता हूँ, और इस तरह इस साइड पे जो कलर है मुझे वो ये वाला चाहिए। तो ये देखो दो कलर का मिक्सचर जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अब इसी कलर को आप कॉपी कर लो, यहाँ पे जस्ट नीचे आओगे तो आपको CSS का कोड जो है वो मिलेगा, ये कॉपी। तो आप यहीं से ये वाला पूरा कोड जो है आप जस्ट Ctrl+C प्रेस करके कॉपी करोगे और इसी को एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा और इसका डिस्प्ले देखें तो वही कलर जो वहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया था वो यहाँ पे बन चुका है। तो ये बड़ा ही बेस्ट और आसान तरीका है। अगर आपको ख़ुद से ग्रेडियंट कलर नहीं करना क्रिएट, तो बहुत सारे पहले से प्री डिफाइंड ग्रेडियंट कलर जो है वो यहाँ पे बने हुए। आप जस्ट यहाँ पे जाके इस पूरी वेबसाइट को विज़िट कर लें। आप यहाँ पे ये देखें बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बैकग्राउंड के बहुत सारे कलर जो है वो नज़र आ जाएंगे। आपको जो कलर भी पसंद होगा आप उसको जस्ट उसका CSS कोड जो है वो कॉपी करें। जैसे ये वाला कलर है तो इसका CSS कोड मुझे कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी के बटन पे क्लिक करूँगा और वापस अपने VS कोड पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको VS कोड में आके ये यहाँ इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और जस्ट मुझे पेस्ट करना है। पेस्ट करके मैं सेव करूँगा तो ये देखें वो कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो ऐसे आप ग्रेडियंट कलर ख़ुद से भी बना सकते हो, लीनियर ग्रेडियंट या रेडियल ग्रेडियंट, या फिर आप ये ग्रेडियंट CSS gradient.io वेबसाइट पे जाके अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी ग्रेडियंट कलर ख़ुद से बना के उसका CSS जो है वो कॉपी कर सकते हो। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करेंगे। फ्लेक्स प्रॉपर्टी बेसिकली CSS की बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है। इसकी मदद से आप अपनी डिव को जो है वो फ्लेक्सिबल कर सकते हो। फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि आप अपनी डिव को जो है वो किसी भी लेआउट में, वेब के लेआउट में एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि अगर कहा जाए कि वेबसाइट का अगर लेआउट आपने डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपको फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ पे महारत का होना ज़रूरी है। तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी के यूज़ के लिए यहाँ पे मैं HTML में एक हीरो नाम की क्लास जो है वो क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर जो है वो 4 मैं और क्लासेस ऐड कर रहा हूँ, जिसमें 4 ये बॉक्सेस के नाम से क्लासेस ऐड हैं। तो उसके अंदर जो है वो ये हीरो जो है वो इनका पेरेंट क्लास होगी और ये इसकी चाइल्ड है। तो फ्लेक्स जो है वो हमेशा पेरेंट क्लास के ऊपर जो है वो डिज़ाइन होगा। आप यानी कि सबसे पहले यहाँ के CSS में जाके मैं ये हीरो क्लास को कॉल करवा रहा हूँ और वहाँ पे मैं ये कुछ बैकग्राउंड मैंने कलर दिया और उसका ये आउटपुट आ रहा है। यानी कि पेरेंट को मैंने कॉल किया और ये उसके अंदर जो है वो 4 चाइल्ड डिव जो है वो अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी हाइट जो है वो एडजस्ट करूँ। यहाँ पे मैं
इसकी हाइट और मिनी हाइट जो है वो यहाँ पे 100 VH कर देता हूँ। जैसे मैं 100 VH करूँगा, सेव करूँगा, तो ये देखिए पूरी स्क्रीन पे जो है वो इसकी हाइट एडजस्ट हो चुकी है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जो वेब पेज पे मुझे नज़र आ रही हैं, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। किसी भी वेब पेज के एक्स्ट्रा स्पेसेस ख़त्म करने के लिए आप स्टेरिक और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो मार्जिन यहाँ पे 0 कर देता हूँ, और इसी तरह इसकी जो पैडिंग है उसको भी मैं 0 कर देता हूँ। तो जैसे मैं 0 करके इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये मेरा पूरा पेरेंट बॉक्स जो है जिसका बैकग्राउंड मैंने ग्रेडियंट कर रखा है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। अब जो है वो इसको, अब इन बॉक्सेस को जो है वो मैं कुछ भी एक बॉक्सेस की सूरत में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉक्सेस को कॉल करता हूँ, बॉक्स क्लास को, और इसको मैं यहाँ पे कुछ शेडो के साथ अपेयर कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो जो है वो प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ, और इसकी वैल्यू में मैं शेडो जो है वो कलर डिसाइड करता हूँ। तो कलर जो है वो यहाँ पे मैं पे जो है वो मैं थोड़ा सा इसको 0.40 कर देता हूँ। जो अब शेडो जो है वो इस बॉक्स के ऊपर कहाँ पे अपीयर हो, तो यहाँ पे मैं इसको 0px करके 10px कर देता हूँ, और लास्ट में मैं इसको 20px कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो अच्छा ये सेमी कॉलन जो है यहाँ पे लग गया, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। और अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखें बॉक्सेस के इर्द गिर्द जो है वो शेडो नज़र आ रहा है। तो अब जो है वो अब मैं दोबारा पेरेंट बॉक्स में आता हूँ। पेरेंट में सबसे पहले मैं इसका डिस्प्ले साइज़ जो है वो आपको बताता हूँ। तो डिस्प्ले में जैसे ही ऐड करूँगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जाके इसको मैं यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी जो है वैल्यू जो है वो चूज़ कर लूँगा। जैसे मैं सेव करूँगा तो अब देखें कि जो हॉरिजॉन्टल में मुझे फ्लेक्स नज़र आ रहा था, बॉक्सेस नज़र आ रहे थे, अब वो यहाँ पे मुझे वर्टिकली में नज़र आ रहे हैं। तो अब इस बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो इसके दरमियान में गैप भी दे देता हूँ। मैं जस्ट गैप की प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, और गैप में आप यहाँ पे 20px लिख के जैसे मैं सेव करूँगा तो ये देखिए आपस में गैप जो है वो नज़र आ रहा है। यानी फ्लेक्स प्रॉपर्टी के ज़रिए से हॉरिजॉन्टली से वर्टिकल जो है वो बना दिया। अब इस पर मैं मज़ीद अगर करूं तो जस्टिफाई कंटेंट के नाम से यहाँ पे प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, और इसको मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। जैसे इसको मैं सेंटर करूँगा और सेव करता हूँ तो ये देखिए पेज के बिल्कुल सेंटर में जो है ये बॉक्सेस जो है वो आ चुके हैं। अब ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में है, अभी वर्टिकली भी सेंटर में अगर मैं इसको करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं अलाइन आइटम की एक प्रॉपर्टी चूज़ करूँगा, और अलाइन आइटम को भी यहाँ पे सेंटर जो है वो कर देता हूँ। तो जैसे इसको मैं सेंटर करके सेव करता हूँ तो ये देखें बॉक्सेस की प्रॉपर्टी जो है वो पेज के बिल्कुल सेंटर पे जो है वो यहाँ पे अपीयर हो चुकी है। ऐसी क्यों? अच्छा, ये सारी की सारी जो सेटिंग हो रही है ये इन बॉक्सेस के जो पेरेंट बॉक्स है उसके अंदर हो रहा है, और पेरेंट मेरा जो है वो हीरो नाम का एक मैंने क्लास बना रखी है, डिव बना रखा है, और उसके अंदर जो है वो ये बॉक्सेस ऐड कर रखे हैं। इसमें जो पैडिंग जो है इन बॉक्सेस की अंदर की तरफ से थोड़ा सा फासला भी इसको कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अब ये बॉक्स शेडो मैंने दिया, अब इसमें मैं अगर पैडिंग ऐड करूँ यानी कि कंटेंट के अंदर की तरफ का फासला जो है वो डिसाइड करूँ, तो यहाँ पे इसको मैं कॉलन देने के बाद यहाँ पे 20px करता हूँ। तो 20px में जैसे सेव करूँगा तो ये देखिए अंदर की जानब से फासला जो है वो कंटेंट के अंदर की जानब से फासला जो है वो अपीयर हो चुका है। तो अच्छा, इसमें अगर मैं बॉक्सेस का साइज़ भी एडजस्ट करूँ, सपोज़ यहाँ पे मुझे इसका साइज़ देना है, तो मैं यहाँ पे विथ जो है वो कॉल करता हूँ, और विथ में मैं यहाँ पे 200px कर देता हूँ। जैसे मैं 200px करके इसको सेव करता हूँ तो ये देखें ये बॉक्सेस की जो हाइट विथ जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। अब इसको मैं अगर हाइट भी देना चाहो तो आप इसको हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि हाइट जो है वो मैं यहाँ हाइट भी इसको 300px कर देता हूँ। तो जैसे सेव करूँगा तो ये इसकी हाइट होगी। विथ को थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं, विथ को मैं 400 कर देता हूँ। अब ये इसको मैं 400 करके ज़रा दिखाता हूँ तो ये कुछ इस तरह बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो विथ जो है वो आप बेशक यहाँ पे विथ अगर बढ़ा भी देते हैं, सपोज़ अगर मैं 600 कर लेता हूँ तो भी वो उसको नहीं करेगा, वो एडजस्ट कर लेगा पेरेंट के विथ के हिसाब से, इसके ऊपर मज़ीद विथ नहीं चलेगी। लेकिन जैसे इसमें रैप जो है वो मैं फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो वो विथ को यहाँ पे फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी चूज़ करूँगा तो जितनी उसकी एक्चुअल विथ थी वो विथ उसको बरकरार रखेगा, और बाकी जो बाकी एडजस्टमेंट जो है वो नेक्स्ट
रॉ पे कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसको रैप करके जैसे सेव करूँगा तो ये देखें उसने अब हर बॉक्स की जो विड्थ है वो एक्चुअल में वही विड्थ है जो यहाँ पे मैं 600 दे चुका हूँ। तो 600 वाले इस तरह 4 बॉक्सेस मेरे पास बन चुके हैं। पहले अगर रैप नहीं यूज़ कर रहा था तो वो अपने पेरेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स रैप को हटा देता हूँ। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे फ्लेक्स रिवर्स नाम से भी है। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को चूज़ करता हूँ तो डायरेक्शन चूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। जस्ट मैं रिवर्स ही लिखूँगा, रॉ रिवर्स या कॉलम रिवर्स। मैं यहाँ पहले रॉ रिवर्स करके देखता हूँ तो क्या हो रहा है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखिए बॉक्स 4 वाली जो बॉक्स 1 की जगह पे 4 हो गया, रिवर्स हो चुका है। होता यह है कि बाज़ दफ़ा आपको क्लाइंट कह रहा होता है कि ये पहली वाली पिक्चर जो है वो लास्ट में चला जाए और लास्ट वाली पिक्चर ऊपर आ जाए, तो फिर सारे कोड को चेंज नहीं करना, हम लोग सिंपल फ्लेक्स डायरेक्शन को चूज़ करते हुए इसको रिवर्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक और दूसरी प्रॉपर्टी भी अगर मैं अप्लाई करूँ, सपोज मैं इस पर फ्लेक्स रैप वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई करूँ और इसको मैं रैप कर दूँ, तो अब क्या हुआ वही कि वो रैप हो चुका है। बॉक्स जो है वो हॉरिजेंटली वर्टिकली एडजस्ट हो चुके हैं। अब ये कॉलम की शक्ल में है तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो मैंने की थी, अभी मैं कॉलम करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको कॉलम रिवर्स पे करके सेव करूँगा तो ये देखें दोबारा से वो रिवर्स हो चुका है। अब 1 की जगह पे जो है वो 4 आ गया और 4 की जगह जो है वो की जगह पे 1 बॉक्स चला गया। तो इस तरह फ्लेक्स प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हो। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे मुझे विथ और हाइट एडजस्ट करनी पड़ी है इस बॉक्सेस की। अगर मैं विथ और हाइट को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ तो जितना आपका ये टेक्स्ट है उसी हिसाब से आपकी विथ जो है वो ले लेगा। मैं सेव करता हूँ तो ये देखो उस हिसाब से इसने विथ से ले ली है। सपोज़ ये मेरी हेडिंग है तो मैं यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ ये टैग H1 का टैग लेता हूँ, ये पेयर टैग खुद ब खुद आ जाएगा और इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ। जैसे ये सीनियर एजुकेशन जो है वो मैंने इसके अंदर लिख दिया। तो अब ये बॉक्सेस जो है वो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, तो अब इन्हीं बॉक्सेस को मैं रिपीट कर देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे एक नीचे पैरा भी लेता हूँ, यानी कि इस बॉक्स के अंदर मज़ीद एक पैरे के नाम से, और इस पैरे में मैं कोई भी वर्ड लॉरेम आप ऐड करके एंटर करोगे तो कोई सैम्पल वर्ड जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें अब वो जो बॉक्सेस के अंदर जो मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन ये 1 के किया था तो जितना मेरा टेक्स्ट है उस हिसाब से जो है वो बॉक्स मेरा एडजस्ट हो चुका है। अब इसी टेक्स्ट को, इसी बॉक्स को जो है वो मैं 4 टाइम जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। मतलब मैं इसको पूरे डिव को यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो नीचे मैंने डिव लगा रखे हैं उनको रिमूव करते हुए दोबारा से पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे 4 बॉक्स जो है वो एक सेट मिल जाए। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ और एक दफ़ा कंट्रोल V और देन फिर ये 4 दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुका है। जैसे सेव करूँगा तो ये 4 बॉक्सेस जो है वो मेरे पास आ चुके हैं। अब ये सारे के सारे आपको चूँकि रैप प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इसलिए आपको इस कंडीशन में नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से रैप प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, ये फ्लेक्स रैप को हटा देता हूँ, ये देखें तो, और ये कॉलम रिवर्स का भी हटा देता हूँ, अब देखें अब वो फ्लेक्स प्रॉपर्टी में यूज़ हो गया। कुछ इस तरह आपको डायरेक्शन में आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है। ये कलर भी इसको वाइट कर देते हैं ताकि ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसके बॉक्सेस कलर जो है ये मैं जस्ट कलर टाइप करूँगा और बल्कि सॉरी बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे करना होगा। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड, और जस्ट मुझे शार्प साइन 3 दफ़ा F प्रेस करोगे तो ये वाइट कलर हो जाएगा। अब ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, बॉक्सेस जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। अब CSS के अंदर हम लोग इस तरह की एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। इस फाइल में जो है वो हम लोग क्लासेस को मज़ीद डीपली जो है वो समझेंगे और जितने भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग CSS की पढ़ चुके हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इस प्रोजेक्ट में ये टॉप पे आपको एक बार नज़र आ रही है जिसको मैं नेव बार कहता हूँ। नेव बार जो है हम लोग एक क्लास लेंगे नेव बार के नाम से, जिसको हम लोग ब्लू रंग के साथ डिज़ाइन करेंगे
और इस क्लास के अंदर जो है वो 3 चाइल्ड क्लासेस होंगी। एक चाइल्ड क्लास लोगो की होगी और एक चाइल्ड क्लास जो है वो मेन्यूज़ की होगी, और लास्ट में एक चाइल्ड क्लास जो होगी वो एक फॉर्म बना हुआ इनपुट बॉक्स है जिसमें सर्च कर सकते हो आप कुछ भी। तो सबसे पहले हम लोग इस एक बार को डिज़ाइन करते हैं। चलें अपने VS कोड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने HTML की एक फ़ाइल बना रखी है जिसमें मैंने कुछ टैग्स जो है वो लगा रखे हैं। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये एक नैव टैग लगा रखा है जिसके अंदर जो है वो मैंने एक क्लास क्रिएट की है लोगो की, और लोगो को पिक्चर भी रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में लिखा हुआ है सीनियर एजुकेशन। तो ये एक लोगो की क्लास है, चाइल्ड क्लास बन गई इस नैव की। और इसी तरह फिर दूसरी चाइल्ड क्लास है नैव आइटम की, जिसमें ये एक लिस्ट के ज़रिए से उनके जो आइटम नेम है, मेन्यूज़ है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, होम, अबाउट, एक्सपीरियंस और कंटेंट। इसी तरह ये 2 चाइल्ड क्लासेस हो गई हैं नैव की। और तीसरी एक चाइल्ड क्लास जो है वो बना रखी है फॉर्म की। इस फॉर्म के अंदर जो है वो इनपुट एक बॉक्स जो है वो लिया गया है जिसमें सर्च कर सकते हो डाटा, और उसके साथ ही एक बटन जो है वो क्रिएट किया हुआ है, और ये फिर फॉर्म का टैग जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग ऐड हुआ है। और इसी तरह ये क्लोजिंग नैव की क्लास जो है वो नैव जो टैग है ये क्लोज हुआ हुआ। तो नैव एज ए पेरेंट काम कर रहा है, उसके नीचे जो है वो लोगो, नैव आइटम और फॉर्म की 3 जो क्लासेस हैं वो काम कर रही हैं। और इसका डिस्प्ले जो है वो कुछ ये इस तरह का नज़र आ रहा है। ये देखें कि ये एक क्लास है जो लोगो की क्लास जो है वो हम लोगों ने ली थी, और इसी तरह ये मेन्यूज़ हैं जो लिस्ट आइटम के ज़रिए से इसको क्रिएट किया गया है, और लास्ट में ये इनपुट बॉक्स है, और इसी तरह ये सर्च है। फिर एक नई क्लास जो है वो क्रिएट की है, ये हीरो नाम से ये क्लास रखी हुई है, जिसके ऊपर जो है ये एज ए पेरेंट काम कर रही है, और इसकी चाइल्ड क्लास में एक इमेज रखी हुई है जिसका नाम ये कलर PNG है, और ये आपको वो इमेज दिखाई दे रही है, ये वाली इमेज। और एक दूसरी इमेज है जिसका नाम प्रोफाइल रखा हुआ है, और ये प्रोफाइल नाम की इमेज जो है वो ये पड़ी है। फिर उसी तरह एक नेम की क्लास ली गई है, और इस नेम की क्लास के अंदर जो है वो H1 टैग के अंदर ये कुछ नाम लिखा हुआ है, और ये भी नाम नीचे शो हो रहा है, ये वाला इमरान अलवी के नाम से ये नाम लिखा हुआ है। और इसके बाद H2 हेडिंग में ये डिज़ाइनर एंड डेवलपर लिखा हुआ ये नज़र आ रहा है, और इसके नीचे जो है वो बटन क्रिएट किया हुआ है, और उस बटन के ऊपर डाउनलोड CV लिखा हुआ है। तो ये आपको बटन नज़र आ रहा है, ये मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये HTML की एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर ली गई है, और इस फाइल को अब CSS फाइल के साथ जो है वो लिंक करवाया गया है। तो ये हेड के अंदर CSS की एक फ़ाइल क्रिएट की है, यहाँ पे ये CSS की फ़ाइल है, और इस फाइल को जो है वो यहाँ पे HTML के साथ जो है वो लिंक करवा दिया गया। तो ये फ़ाइल यहाँ पे ये खुली नज़र आ रही है। इस फाइल में सबसे पहले ये सारे पेज का जो मार्जिन और पैडिंग जो है वो 0 दिखाया गया, ताकि एक्स्ट्रा कुछ स्पेस जो है वो आपको आपके बॉक्सेस में नज़र नहीं आए। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस नैव को जो है वो डिज़ाइन करूँगा। नैव को कॉल करवाता हूँ यहाँ पे CSS के अंदर। सिंपल, ये क्लास नहीं है, सिंपल नैव टैग है, इसलिए इसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट नहीं करना। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जो है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो बैकग्राउंड जो है वो मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड के लिए मैं कलर्स अगर आपको चूज़ करने हैं, आपको नहीं पता कि कलर कौन से चूज़ करने हैं, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, एक वेबसाइट है कलर किट नाम से, ये colorkit.co नाम से इस वेबसाइट का ये नाम है। इसमें बहुत सारे कलर प्लेट जो हैं वो बने हुए हैं। आपको जो भी यहाँ पे कलर चूज़ करना है, आपने जस्ट उस पर कर्सर लेके आना है, और वहाँ पे उसको कोड जो है आपने उसको कॉपी कर लेना है, जस्ट क्लिक से कॉपी हो जाएगा। तो बहुत सारे कलर प्लेट हैं, आप इस पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसमें कलर से रेलिवेंट आपकी बहुत सारी हेल्प हो सकेगी, अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी से खूबसूरत सा कलर जो है वो लेना चाह रहे हो। तो यहाँ पे ये मुझे कलर जो है वो सूटेबल कर रहा है, तो ये वाला कोड इस पर जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा, और अपने VS कोड में जाके यहाँ पे सिर्फ मुझे Ctrl+V करना है, तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये कलर जो है वो आ गया। ओके, तो नैव बार का बैकग्राउंड जो है वो कलर हम लोगों ने चूज़ कर लिया। अब इस नैव बार में जो ये वाले आपको आइटम्स नज़र आ रहे हैं, इनको फ्लेक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शक्ल में आ रहे हैं। तो आप इसको हॉरिजॉन्टल में करोगे तो यहाँ पे इसको जस्ट डिस्प्ले जो है वो इसका फ्लेक्स कर दोगे। तो जैसे आप फ्लेक्स करोगे तो ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल में चले जाएंगे, वर्टिकल से कन्वर्ट होके। ये मैं Ctrl+S करता हूँ, ये देखिए बैकग्राउंड भी अप्लाई हो गया, और उसके ऊपर जो आइटम थे वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल शेप में आ गए। ओके, रैप कर देते हैं, फ्लेक्स रैप कर देते हैं। फ्लेक्स रैप से ये होगा कि
आपके आइटम जो एक्स्ट्रा इस विथ से ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो अगर ये प्रॉपर्टी वैसे यूज़ तो नहीं करनी चलें, इसको मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि हाइट के बाद इसको शायद यूज़ करना पड़े, तो इसको ये रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, और ये देखें ये हो गया रैप। उसके बाद जो है वो हम लोग इसको अलाइन आइटम जो है वो सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे मैं सेंटर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, सेंटर। देन फिर इसके ऊपर हम लोग एक जस्टिफाई कंटेंट जो है वो अप्लाई करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग इसको स्पेस अराउंड कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस अराउंड। ओके, तो ये पेरेंट सेट हो, पेरेंट क्लास जो है वो उस पर काम हो रहा है। अब इसकी हाइट जो है वो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे हाइट जो है वो 60 पिक्सल जो है वो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 60 पिक्सल दूंगा तो ये हाइट बिल्कुल इक्वल हो गई है। तो इसके बाद इसको पैडिंग जो है वो पैडिंग यानी कि कंटेंट के इर्द गिर्द का फासला, ये वाला जो कंटेंट है इसके इर्द गिर्द का फासला जो है वो पैडिंग से हम लोग देंगे। तो पैडिंग में यहाँ पे इसको वैसे टॉप, लेफ़्ट, बॉटम और राइट पैडिंग आप सेपरेट भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप जब आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हो तो ये देखें लेफ़्ट पैडिंग कितनी होनी चाहिए, टॉप कितनी होनी चाहिए, बॉटम और राइट कितनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको चूज़ नहीं करते, आप सिंपल यहाँ पे 10px कर देते हैं, तो इसका मतलब है चारों तरफ से ये 10px जो है वो कंसिडर होगा। ये चारों तरफ से 10px कंसिडर हो रहा है। अपनी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे इसको भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं 10px कर देता हूँ, यानी कि सबसे पहले मैं चूज़ करता हूँ टॉप। अब मैं राइट पे 0px कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये राइट साइड पे ले रहा हूँ। अब फिर मैं स्पेस प्रेस करके दोबारा फिर 0 कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये बॉटम साइड पे चला गया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 0 प्रेस करता हूँ, तो इसका मतलब है ये लेफ़्ट साइड पे चला गया। यानी कि राइट, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, यानी कि पहला जो है वो कंसिडर होगा टॉप, उसके बाद जो होगा वो राइट, उसके बाद बॉटम और उसके बाद लेफ़्ट। तो इस तरह भी आप अपनी पैडिंग जो है वो सेट कर सकते हो। खैर मुझे यहाँ पे पैडिंग जो है वो जो बॉटम लेफ़्ट वाली है इसको मैं 80 पिक्सल कर देता हूँ। 80 पिक्सल करके सेव करूँगा तो ये मेरे हिसाब से जो है वो 10 हो गई। टॉप पे और राइट पे 0 है, बॉटम पे 0 है और एंड पे जो है वो लेफ़्ट पे जो है वो 80 पिक्सल है। ओके, तो ये मेरा डिसाइड हो गया। ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ऑफ़ नहीं है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर लेता हूँ। अब ये पेरेंट क्लास जो है वो मेरी एडजस्ट हो चुकी है। दूसरे नंबर पे अब पेरेंट के अंदर जो है वो मैं लोगो को कॉल करता हूँ। तो लोगो क्लास को कॉल करने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ। नैव के अंदर जो है मैं डॉट लोगो लिखता हूँ। तो इसके बाद इसके अंदर जो है वो लोगो को मैं सबसे पहले कलर असाइन कर देता हूँ। कलर जो है वो मैं इसका वाइट देता हूँ। वाइट का जो है आप 3 दफ़ा FF लिखोगे तो ये वाइट कलर में आ जाएगा। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं इसका कम करके 30px कर देता हूँ। और इसके बाद इसके ऊपर जो है वो फ़ॉन्ट वेट है, यानी कि थोड़ा सा बोल्ड नज़र आए, तो फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है बोल्ड के लिए। तो ये बोल्ड, तो इसको मैं यहाँ पे अपने हिसाब से 600 कर देता हूँ। और लास्ट में है इसको मैं सेव करता हूँ कि कैसी प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही है फ़ॉन्ट की, इसको मैं बढ़ा करके दिखाऊँगा तो ये देखें नज़र आ रहा है। ओके, तो इसके ऊपर जो है लेटर स्पेसिंग एक प्रॉपर्टी है, वो अगर यूज़ करें तो लेटर स्पेसिंग से मुराद ये कि करैक्टर्स के दरमियान में फ़ासला जो है वो कितना हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, इसलिए माइनस में इसकी वैल्यू जो है वो दे रहा हूँ। तो ये लोगों की प्रॉपर्टी सेट हो चुकी है। अब मुझे नेक्स्ट जो है वो इन लिस्ट की जो है वो प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो HTML की फ़ाइल में जाके अब मैं इस क्लास को कॉल करूँगा। नैव स्कोर आइटम के नाम से ये क्लास है। इसको मैं यहीं से कॉपी करके और स्टाइल शीट में यहाँ पे डॉट लिख के पेस्ट कर देता हूँ, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगी, एग्जैक्ट वही स्पेलिंग आ गया। तो यहाँ पे भी इसको सबसे पहले डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स करना है, क्योंकि ये भी आपको वर्टिकली नज़र में आ रहा है, इसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल करना है। तो मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स कर देता हूँ। जैसे इसको सेव करूँगा तो ये देखिए डिस्प्ले जो है इसका फ्लेक्स हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो इसका भी हम लोग फ्लेक्स एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और इस फ्लेक्स को हम लोग 1 जो है वो कह देते हैं, ये 1 सेमीकोलन। ओके, तो ये एडजस्ट हो गया। इसके बाद जो है वो इसके ऊपर लिस्ट स्टाइल जो है, लिस्ट स्टाइल, ये जो लिस्ट का स्टाइल बना हुआ है ये स्टाइल हमें ख़त्म करना है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को चूज़ करते हुए यहाँ पे नन जो है वो टाइप करके सेव करूँगा। तो ये देखो बुलेट्स जो आपको नज़र आ रहे थे वो बुलेट्स जो है वो हट गए हैं। नेक्स्ट जो है इसमें भी हम लोग इसके कंटेंट के यानी कि इर्द गिर्द का जो फासला इंक्रीज़ करें। सारे
जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है उनके इर्द गिर्द का फासला जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो ये पैडिंग के ज़रिए से मैं अंदर की जानब का फासला, तो इसको भी मैं चारों तरफ से जो है वो इसको 0-0 करता हूँ, लेकिन लेफ़्ट की जानब से मुझे थोड़ा सा फासला देना, क्योंकि ये इसको मैं लेफ़्ट पे लेके जाना, हर एक को लेफ़्ट की जानब से फासला 60px कर देता हूँ। 60px पे क्लिक करके इसको सेव करूँगा तो ये देखें ये एडजस्ट हो गया। बड़ी स्क्रीन में करूँगा तो ये देखें लेफ़्ट की जानब से इसका फासला जो है वो एडजस्ट हो चुका है। ओके, तो अब इसको भी आप जस्टिफाई अराउंड कर दें। यहाँ पे मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस अराउंड कर देता हूँ। स्पेस अराउंड से ये अपने बॉक्स के इर्द गिर्द जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बॉक्स के इर्द गिर्द एडजस्ट हो गया। बड़ी स्क्रीन में ये देखें ये नज़र आ रहा है आपको। ओके, अब ये आइटम जो है वो आइटम की क्लास हम लोगों ने सेट कर दी। ये आइटम की क्लास को कॉल की थी। पहले ये लिस्ट है, इसको मैं कॉल करवाता हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है वो अगर मैं इसको लिस्ट को कॉल करवाऊँगा तो मैं यहाँ पे नेव और आइटम ऐसे लिखूँगा और li जो है लिस्ट को कॉल करवाता हूँ। यहाँ पे मैं पैडिंग प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और पैडिंग प्रॉपर्टीज़ में मैं इसकी दो तरफ जो है वो पैडिंग दूँगा। 5px कर देता हूँ और 20px करके अब इसे चेक करता हूँ तो ये देखें ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सूटेबल सा जो स्पेस है वो एडजस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है जी हमारा HTML टैग में अब मुझे हाइपर लिंक को कॉल करके इसको हाइपर लिंक वाली प्रॉपर्टी देनी है कि जैसी इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पे हम लोगों ने इसका कलर वाइट करते हैं और इसमें भी हम लोग इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो एडजस्ट कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये हाइपर लिंक की प्रॉपर्टी में आता है। और फिर इसके बाद होवर इफेक्ट करते हैं। चलें हम लोग यहाँ पे इसी को मैं एज इट इज़ क्लास के साथ भी कॉल करवा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे नेव स्कोर आइटम लिखूँगा और उसके बाद li के अंदर जो है ये हाइपर लिंक की प्रॉपर्टी को अब हम लोग करते हैं। तो हाइपर लिंक में सबसे पहले इसका कलर ही चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे इसको बड़ी स्क्रीन में कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कलर जो है वो वाइट कर लेता हूँ। वाइट जैसे मैं सेव करता हूँ देखते हैं वाइट, ओके ये वाइट कलर जो है वो हो गया। लेकिन इसमें भी हमें ये इसके जो अंडरलाइन आपको नज़र आ रहा है इसको हम लोगों ने ख़त्म करना है। तो अंडरलाइन के लिए तो इसको हम लोग एक प्रॉपर्टी CSS की यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशंस के नाम से। टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं नन करता हूँ तो इसके नीचे आपको जो अंडरलाइन नज़र आ रही थी वो ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद जो है वो इसके ऊपर हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं 18px करके देखता हूँ कि कितना फ़ॉन्ट साइज़, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा छोटा हो रहा है। 20px कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 20px करके सेव कर देता हूँ। ओके, इसके बाद इसके ऊपर फ़ॉन्ट वेट भी अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो कि इसमें थोड़ा सी वेटेज फ़ॉन्ट में यानी कि बोल्डनेस जो है वो नज़र आए। तो फ़ॉन्ट वेट जो है वो यहाँ पे मैं 500 अगर px करता हूँ तो ये हल्की सी फ़ॉन्ट वेट जो है वो इसमें एडजस्ट हो चुका है। ओके, तो ये मेरा लिस्ट क्रिएट होगी। अब जैसे इसके ऊपर मेरा कर्सर आए तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो चेंज हो, यानी कि इसका कलर जो है वो चेंज हो, यानी कि एक होवर इफ़ेक्ट जो है वो हम लोगों ने क्रिएट करना है। सेम इसके अंदर जो है वो उसी तरह क्लास को कॉल करवाते हैं। ये नैव क्लास इसकी पेरेंट क्लास है। उसके अंदर लिस्ट के अंदर हाइपरलिंक कॉलन HOVER होवर इफेक्ट को आपने ऐसे कॉल करना है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है अब जस्ट मैं इसका कलर ही अगर चेंज कर लूँ, कलर जो है वो मैं येलो कर देता हूँ। येलो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो देखें जैसे मेरा कर्सर इसके ऊपर आ रहा है तो इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये होवर इफेक्ट है। होवर इफेक्ट में आप इसके इर्द गिर्द बेशक बॉक्स बन जाए तो आप यहाँ पे बॉर्डर ऐड करवा लो, तो जो मर्ज़ी होवर इफेक्ट कर सकते हो। ये एक सेपरेट क्लास है, इस पे हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे होवर इफेक्ट पे। ओके, तो ये मेरा दो सेक्शन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, एक लोगो वाला और एक मेन्यू आइटम वाला। अब तीसरे सेक्शन को, जो तीसरा सेक्शन हम लोगों ने फॉर्म के साथ HTML में रिप्रेजेंट करवा रखा था, ये फॉर्म टैग के साथ, तो मुझे फॉर्म को ही कॉल करनी है और इसके पेरेंट के साथ इसको कॉल करवाता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे नेव के अंदर जो है वो फॉर्म को कॉल करवा लेता हूँ। तो अब इसमें भी सबसे पहले मैं इसका डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स करता हूँ। डिस्प्ले जैसे फ्लेक्स करके सेव करूँगा तो इसका डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अभी ये बड़ी स्क्रीन में नज़र आएगा, जब इसका हाइट वगैरह या विड्थ देंगे तब ये ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। और हाइट में अब मैं इसको 40px कर देता हूँ। देन जो है वो इसके पीछे बैकग्राउंड जो है, इस क्लास का बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड जो
बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, इसको मैं कर देता हूँ। अभी ये बैकग्राउंड नज़र नहीं आएगा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इसके ऊपर जो इनपुट बॉक्स है वो वाइट कलर में है। तो अब हम लोग इनपुट बॉक्स को कॉल करवाएंगे। इसके बाद इनपुट बॉक्स की क्लास मैंने क्या सेट रखी है, इनपुट बॉक्स की क्लास जो है वो मैंने सर्च के नाम से, सर्च, ये सेलेक्ट डाटा, इसको मैं सर्च डाटा कर देता हूँ। ये सर्च डाटा क्लास के नाम से इसको मैंने कॉल करवाया, क्लास का नाम रखा हुआ है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और अपनी CSS की फ़ाइल में इसको कॉल करवा लेता हूँ। इस क्लास को डॉट लगा के ये पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में सबसे पहले मुझे इसकी हाइट जो है, अब मैंने इसकी पेरेंट की हाइट जो है वो, यानी कि जो मैंने फॉर्म की हाइट है यहाँ पे 40 px रखी हुई है, तो उसी हिसाब से इसकी हाइट जो है वो 100% कर दूँ ताकि उसके बिल्कुल इक्वल हो जाए। यहाँ पे इसको 100% कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इसके ऊपर विथ जो है वो भी 100% कर देते हैं। इसकी विथ वो उसी क्लास के अकॉर्डिंग हो जाए, इसके पेरेंट के अकॉर्डिंग हो जाए, जो इसका पेरेंट का हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन सेट कर रखा है। उसके बाद इसके ऊपर पैडिंग जो है वो अंदर की तरफ से अगर फासला आपने देना हो तो यहाँ पे मैं पैडिंग जो है वो एक तरफ, और उसके बाद यहाँ पे 10 px कर देता हूँ। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब इसके ऊपर जो फ़ॉन्ट है, यानी कि इसके ऊपर जो फ़ॉन्ट सर्च हो रहा है, अब मैं इसको दिखाता हूँ। इसके ऊपर फ़ॉन्ट जो है ये ब्लैक कलर में है, इसको भी हम लोग फ़ॉन्ट के साइज़ को या इसके कलर को सेट करेंगे, वो भी यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट का कलर सिंपल, मैं अगर कलर लिखूँगा तो ये फ़ॉन्ट के कलर को ही कॉल कर रहा है जो इसके अंदर सर्च होगा। तो फ़ॉन्ट के कलर को मैं ये असाइन कर देता हूँ। इसके बैकग्राउंड को भी नन कर देते हैं, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड और नन कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको नन करूँगा तो ये नन के स्पेलिंग, ओके, ये नन के स्पेलिंग ठीक हो गया। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो मैं एडजस्ट कर देता हूँ। फ़ॉन्ट के साइज़ यहाँ पे 16 px कर देता हूँ। इसके अंदर जो सर्च डाटा होगा उसके फ़ॉन्ट का साइज़ ये एडजस्ट हो रहा है। ओके, तो ये मेरी जो सर्च बॉक्स है वो क्लियर हो चुका है। अब मैं इसके बटन को जो है वो देखता हूँ। तो बटन की क्लास हमने HTML में डिसाइड कर रखी थी सब के नाम से, तो सब की क्लास, सब के नाम से क्लास जो है वो CSS में इसको मैं कॉल करवाता हूँ। जस्ट डॉट सब टाइप करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें अंदर की जाने पे सर्च जो लिखा हुआ है इसके अंदर जाने से फासला जो है वो मैं क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट पैडिंग पे यहाँ इसको मैं 0 और 15 px कर देता हूँ। ये 15 px अब देखता हूँ तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब इसी तरह इसमें हम लोग इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। कलर इसका बैकग्राउंड कलर सबसे पहले देखते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं इसको कोरल कर देता हूँ। ये कोरल कलर जो है वो कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो कोरल हो गया। अभी देखें इस पर इन कलर में सही लग रहा है। ओके, इसके बाद इसमें हम लोग बॉर्डर जो है वो इसका नन कर देते हैं। इसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर प्रॉपर्टी पे जाके आप इसको जस्ट नन वैल्यू टाइप करोगे तो ये बॉर्डर जो है वो इसका, ये देखें बॉर्डर ख़त्म हो गया बटन के इर्द गिर्द। उसके बाद इसको कर्सर जो है, जैसे इसके ऊपर कर्सर आए तो ये पॉइंटर बन जाए, तो आपको सिंपल यहाँ पे हम लोग कर्सर जो है वो टाइप करते हैं। कर्सर और पॉइंटर जो है वो लिख के इसको ओके करते हैं। तो ये देखें जैसे इसको मैं सेव करूँगा तो अभी ये देखिए कर्सर जो है वो पॉइंटर में नज़र आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है इसके इर्द गिर्द का बॉर्डर जो है वो मैं रेडियस पे अगर करना चाहूँ, यानी कि गोल बटन बन जाए तो बॉर्डर जो है वो रेडियस कर देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी है, और इसको मैं यहाँ पे 10 px अगर करूँगा तो चारों तरफ से जो है वो ये बोल्ड हो जाएगा। ओके, ये बिल्कुल बोल्ड है। इसी तरह मेरे ख्याल में सर्च बॉक्स को भी आप बोल्ड कर सकते हो रेडियस में। यहाँ पे सर्च का जो बॉक्स है इस पर भी मैं बॉर्डर रेडियस जो है वो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को कॉल करवा के इसको भी मैं यहाँ पे 10 px कर देता हूँ। तो ये भी इस हिसाब से राउंड हो गया है, ये देखें। ओके, ये मेरा ख्याल है कि ये खूबसूरत नहीं लग रहा, तो इसको हम लोग, या फिर बॉर्डर रेडियस में हम लोग ऐसा करते हैं कि एक साइड पे इसको चौरस ही रखते हैं, दूसरी साइड पे इसको राउंड कर देते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट को पहले करता हूँ और उसके बाद अब ये बॉटम राइट है, बॉटम राइट पे 0 रहे, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फिर 10 px करके, अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो देखता हूँ ये ओके। अब जो है वो एक तरफ से राउंड है और दूसरी तरफ बिल्कुल सही है, चौरस में नज़र आ रहा है।
तो ये बॉर्डर रेडियस भी हो गया और बटन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर भी अगर आप ये इसके टेक्स्ट साइज़ को बदलना चाहते हो तो आप बदल दो। यहाँ पे सिंपल आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो प्रॉपर्टी को कॉल करो और फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी में आप 20px जो है वो लिखोगे तो ये देखो उसकी जो साइज़ है उसका चेंज हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमारा नैव सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम लोगों ने इस क्लास को टच करना है। इस क्लास को हम लोगों ने HTML में यहाँ पे अब ये क्लास हमारी ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पे ये वाला हीरो नाम से क्लास जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ था इसका क्लास का नाम। तो सबसे पहले हम लोग यानी कि ये पेरेंट क्लास है तो पेरेंट क्लास को हम लोग कॉल करेंगे। तो पेरेंट क्लास को CSS में जाकर यहाँ पे मैं नीचे आते हुए डॉट हीरो टाइप करता हूँ और कर्ली ब्रैकेट में सबसे पहले इसकी मैं हाइट जो है वो देता हूँ। हाइट जो है वो मैं 100 VH कर देता हूँ और इसके बाद इसमें हम लोग इसकी विथ भी दे देता हूँ। विथ जो है वो भी 100% देता हूँ कि जितना स्क्रीन का साइज़ हो उसका ही 100%। अभी ये स्क्रीन का साइज़ हाफ़ है तो इसका 100%, ये स्क्रीन का साइज़ फुल है तो इसका 100%। तो ये हमारा साइज़ बन गया। अभी आपको ये नज़र नहीं आएगा हीरो सेक्शन में चेंजिंग, क्योंकि या तो चेंजिंग बैकग्राउंड कलर देने से आएगी नज़र या फिर बॉर्डर वगैरह देने से नज़र आएगी। इसके बाद हम लोग अगर मैं बॉर्डर दिखाऊँ सिर्फ आपको तो बॉर्डर इसकी बॉर्डर की 2px सॉलिड करके रेड करूँगा तो ये देखें अब आपको ये वाला जो विथ ये रेड कलर में लाइन आपको नज़र आ रही है, ये इसकी विथ और हाइट रिप्रेजेंट कर रही है। तो बॉर्डर मेरे ख्याल में हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देना तो मैं इसको नन कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर मार्जिन जो इर्द गिर्द का मार्जिन है उसको ऑटो कर देते हैं। यहाँ पे मैं ऑटो वैल्यू यूज़ करूँगा और नेक्स्ट जो है वो इसको भी डिस्प्ले इसके अंदर जो आइटम है वो आपको वर्टिकल में नज़र आ रही हैं तो उसको वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो ये मैं डिस्प्ले जो है इसको फ्लेक्स कर देता हूँ, फ्लेक्स करूँगा, फ्लेक्सिबल हो गई हैं। अब ये देखें ये फ्लेक्सिबल जो है वो एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो ये मेरा पेरेंट। अब इसके अंदर के जो चाइल्ड बॉक्सेस हैं उनको कॉल करवाना है। तो सबसे पहले चाइल्ड बॉक्स जो है ये कलर है, उसके बाद प्रोफाइल है। तो मैं कलर को कॉल करवाता हूँ। कलर यहाँ पे जस्ट मैं डॉट कलर जो है वो टाइप करूँगा और कलर के अंदर इसकी भी विथ और इसकी हाइट जो है वो मुझे एडजस्ट करनी है। तो सबसे पहले इसकी जो पोजीशन है वो मैं एब्सोल्यूट करूँगा। एब्सोल्यूट से करने से ये होगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसके पेरेंट के इर्द गिर्द इसको घुमा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एब्सोल्यूट कर दूँगा कलर को और उसके बाद इसको टॉप जो है वो यानी कि ऊपर से 20% जो है वो डिस्प्ले हो। तो यहाँ जैसे 20% करूँगा तो ये 20% सेव करता हूँ तो ये देखें अब ये एब्सोल्यूट हो गया और ऊपर से जो है वो 20% नीचे शो हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो ये इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा। तो राइट साइड पे मैं इसकी वैल्यू जो है वो 0 करके सेव करता हूँ। तो ये बिल्कुल ही राइट साइड पे चला गया, ये देखिए राइट साइड पे चला गया। अब इसकी विथ जो है वो मुझे सेट करनी है तो मैं इसकी मैक्सिमम विथ जो है वो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम जो विथ का ऐड करता हूँ और मैक्सिमम विथ इसको मैं 600px कर देता हूँ। जैसे मैं 600px करूँगा तो ये देखिए ये इसकी विथ जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर एनिमेशन भी मुझे अप्लाई करना है। तो एनिमेशन का नाम मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ। जैसे मैं जस्ट एनिमेशन ऐड करूँगा, ये एनिमेशन की प्रॉपर्टी आ गई है। अब इसके ऊपर एनिमेशन इसका नाम जो है डिसाइड करना है तो मैं इसका नाम कलर ही रख देता हूँ और इसके ऊपर जो एनिमेशन है वो 8 सेकंड तक मूव हो और ये एक मूवमेंट प्रॉपर्टी है एज इन एज आउट, यानी कि इन आउट जो है वो ये हो, ठीक है। और यहीं से इन्फिनाइट जो है वो मैं कर देता हूँ, ये इस एनिमेशन में सेट कर देता हूँ। अगर आपने एनिमेशन नहीं लगाना तो बेशक ये प्रॉपर्टी आप टाइप नहीं करो। ओके, तो उसके बाद हम लोगों ने प्रोफाइल जो है वो ये वाली प्रोफाइल पिक है, इसको देखते हैं। तो प्रोफाइल पिक को मैं यहाँ पे कॉल करवाता हूँ। यहाँ पे जस्ट प्रोफाइल क्लास लिखता हूँ क्योंकि मैंने HTML में इसका नाम प्रोफाइल ही रखा हुआ था और ये देखो प्रोफाइल रखा हुआ। तो CSS में सेम ये इसकी भी वैल्यू वही होगी जो कलर की है। तो सबसे पहले बल्कि मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन विथ जो है वो कॉपी नहीं करने क्योंकि विथ इसकी अपने हिसाब से सेट करनी है। तो ये मैं इसको सारों को कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे इसकी टॉप 20 है, चलें देखते हैं, राइट भी रहने दो, ठीक है। मैक्सिमम विथ जो है वो 600 है और इसके कलर एनिमेशन का नाम पहले मैं चेंज करता हूँ। इसकी एनिमेशन का नाम जो है वो प्रोफाइल रख देता हूँ, सॉरी ये प्रोफाइल रखा। अब जैसे मैं सेव करूँगा तो ये देखें ये मेरे ख्याल में राइट बिल्कुल 0 है। इसको मैं राइट से 20% जो है वो कर देता हूँ। ये 20% करके जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरे ख्याल में अब इक्वल हो गया, बल्कि 20 भी नहीं 10% काफ़ी है। तो राइट से मैं इसको 10% करके सेव कर देता हूँ।
तो ये मेरी बिल्कुल सेटिंग ओके हो चुकी है। अब मैं इस नेम को जो है वो कॉल करवाता हूँ। नेम का मैंने मैंने क्लास का नाम रखा हुआ था यहाँ पे, नेम ही रखा हुआ था, तो मैं नेम को कॉल करवाऊँगा। इस बॉक्स के अंदर जो है फिर H1 और H2 टैग को जो है डिज़ाइन करना है। तो स्टाइल शीट में जाता हूँ और स्टाइल शीट में यहाँ पे नेम क्लास को कॉल की, और तो नेम की इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैं इसका कलर जो है वो डिज़ाइन करता हूँ। यहाँ पे कलर, इसको मैं कलर प्लेट्स में जाके मैंने वेबसाइट एक खोल रखी है, यहाँ पे कलर प्लेट्स, यहाँ से मैं कोई सा भी कलर जो है वो चूज़ कर लेता हूँ इससे रेलिवेंट। अगर मैं यहाँ पे ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पे जस्ट मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके मुझे पेस्ट कर देना है। सेव करता हूँ तो ये देखिए कलर उसका एडजस्ट हो चुका है। ओके, अब इसकी पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट रखनी है और देन फिर इसको देन इसको बॉटम वाली साइड पे लेके जाना है, नीचे शो हो। तो बॉटम जो है वो मैं अगर 30% वैल्यू दूं तो ये देखें 30% में कुछ इस तरह सेंटर में नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट ठीक है। अगर कुछ और आप नीचे रखना चाहो तो आप 20% भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक है बॉटम 30%। और इसके बाद इसके ये जब मैं ये बिल्कुल लेफ़्ट है, एक स्क्रीन पे एक साइड पे गया हुआ, तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट एक प्रॉपर्टी चूज़ करूँगा और इसको मैं 3% अगर करूँ तो ये बिल्कुल ठीक हो गया जी। इसके ऊपर लाइन स्पेसिंग भी यहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं। लाइन हाइट के नाम से एक प्रॉपर्टी है और लाइन हाइट में मैं इसको 2px अगर देता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा ख्याल है कि 20px बिल्कुल सेट है जी। ओके, तो ये इसका पेरेंट, नेम का पेरेंट सेट हो गया। अब इस नेम के पेरेंट के अंदर जो है वो H1 टैग को मैं कॉल करवा के मज़ीद इसकी सेटिंग जो है वो एडजस्ट करता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बंद नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट्स बंद। अब मैं यहाँ पे नेम क्लास को कॉल करवाता हूँ और उसके अंदर H1 को, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो, अब सबसे पहले यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इसका एडजस्ट करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं यहाँ पे 60px कर देता हूँ और इसमें भी लाइन हाइट यहाँ पे भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। लाइन हाइट चेक करते हैं, लाइन हाइट जो है वो यहाँ पे 80px करूँ तो ये लाइन हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वाली अगर मैं 2px करता हूँ तो ये ठीक हो गया। अब जो है वो एडजस्टमेंट ठीक हो गई है। तो उसके बाद इसमें जो इसकी इर्द गिर्द आउटलाइन अगर आप रखना चाहो तो आउटलाइन के लिए यहाँ पे मेरे पास एक CSS में एक प्रॉपर्टी है, ये स्कोर वेब किट के नाम से, और इसके बाद वेब किट टेक्स्ट के नाम से आपने प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे सर्च करनी है, वेब किट टेक्स्ट नाम से। यहाँ पे ये बॉक्स है, चले मैं पूरा लिख देता हूँ। वेब किट, ये टेक्स्ट आ गया और टेक्स्ट में हम लोगों ने स्ट्रोक को जो है वो चूज़ करना है, ये स्ट्रोक। ओके, तो अब स्ट्रोक का जो साइज़ है मैं 0.51 करता हूँ, सेव करता हूँ, तो इसमें px लिख के, और इसका कलर भी मुझे देना है। कलर जो है वो मैं कलर किट पे जाके कोई सा भी सूटेबल कलर है, जिस तरह मैं सूटेबल कलर ये ले लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करके सेव करता हूँ। तो ये हल्का सा स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा होगा, डन। और इसमें अगर शेडो वगैरह देना हो तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी एक नज़र आ रही है, टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी पे क्लिक करके चारों जानब से अगर शेडो देना हो अपने हिसाब से तो मैं यहाँ पे 2px चारों तरफ से कर देता हूँ और 2px, और एक तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो 5px, और इसका कलर जो है वो कलर कोई भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर जो है वो चूज़ करके ओके करता हूँ, तो ये हल्का सा शेडो अपीयर हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रेड करूँ, मुझे दिख नहीं रहा शेडो, ये अब शेडो अपीयर हो गया। ब्लैक में नज़र नहीं आ रहा था तो रेड करने से ये अपीयर हो गया। और इसी तरह इसके जो स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक को मैं वाइट कर देता हूँ, तो ये ज़्यादा वाइट खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे शॉप साइन FF वाइट। अब ये ऑलमोस्ट हमारा पेज जो है वो डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन इसके बैकग्राउंड पे कलर वगैरह नहीं डिसाइड हुआ। तो बैकग्राउंड का कलर हम लोग इसको देते हैं, तो बैकग्राउंड के कलर में यहाँ पे चूँकि ये पूरी बॉडी का कलर जो है वो चेंज करना है, तो यहाँ मैं बॉडी ही टैग को कॉल करवा के CSS में इसका कलर जो है वो दे देता हूँ। तो ऊपर टॉप पे जाके इसके यहाँ पे मैं जस्ट बॉडी टाइप करता हूँ और इसके अंदर जो है वो ग्रेडियंट कलर इफेक्ट जो है वो मुझे देना है।
तो ग्रेडियंट इफेक्ट देने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमारे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है CSS ग्रेडियंट। CSS ग्रेडियंट में कुछ कलर्स जो है वो बने हुए पड़े हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी ग्रेडियंट कलर चूज़ कर सकते हो, और कुछ कलर जो है वो बने हुए पड़े हैं। जैसे कि ये वाला ग्रेडियंट कलर बना हुआ है, तो मैं इसी ग्रेडियंट कलर को चूज़ करता हूँ। अपनी कलर अगर एडजस्ट करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट कलर जो है वो बना सकते हो। बहुत सारे कलर हैं, आप इस पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करोगे तो आपको बेशुमार ग्रेडियंट कलर ऑटोमेटिकली बने बनाए मिल जाएंगे विद CSS कोड के साथ। तो मैंने ये वाला ग्रेडियंट कलर चूज़ किया और इसका कोड जो है वो यहाँ पे आ चुका है, CSS कोड। मुझे यहाँ पे जस्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ और अपने VS कोड में जाके इस पर जस्ट मुझे पेस्ट करना है। जैसे मैं पेस्ट करूँगा और सेव करूँगा तो देखें मेरे पेज में ये ग्रेडियंट कलर जो है वो बैक साइड पे अप्लाई हो। तो ये बेस्ट तरीका है जी कि आप अपने ग्रेडियंट कलर अगर आपने बनाना है तो आप इस तरह वेबसाइट का सहारा लेते हुए ग्रेडियंट कलर चूज़ कर लो। अब इस पे लास्ट हमारा जो एक्शन रह गया वो ये है कि ये मूव करती हुई पिक्चर्स नज़र आएँ, यानी कि CSS के ऊपर एक एनिमेशन जो है वो हम लोगों ने क्रिएट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कलर का जो CSS में ये कलर पिक के नाम से ये कलर एनिमेशन, इसका नाम कलर रखा हुआ था, और प्रोफाइल में इसका एनिमेशन नेम जो है वो प्रोफाइल रखा हुआ था। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये बेशक एंड पे आप कर दो या यहीं पे डिसाइड कर दो, मैं एंड पे चलता हूँ। तो इस एनिमेशन बनाने के लिए आपको @ यहाँ पे की फ्रेम जो है वो आपने ये प्रॉपर्टी चूज़ करनी है। की फ्रेम के अंदर जो है वो जिस पे आपने कलर ये एनिमेशन अप्लाई करना है, जैसे कि मुझे ये प्रोफाइल पे अप्लाई करना है तो यही वाला प्रोफाइल का नाम जो है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे प्रोफाइल नाम जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसमें एंटर प्रेस करते हुए एक ब्रैकेट्स लेता हूँ। अब ब्रैकेट्स में मैं 0% टू 100% जो है वो इफ़ेक्ट ऐड करता हूँ, ये एनिमेशन इफ़ेक्ट ऐड करता हूँ, और देन फिर इसके बाद इस पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो अब मैं ट्रांसफॉर्म लिखूँगा, यानी कि ये ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी है, और ट्रांसफॉर्म में मतलब ये मूव करे, लेकिन ये वाई मूव करे, मतलब ये हॉरिजेंटली जो है वो मूव करे। तो मैं इसको ये ट्रांसलेट y या x जो भी रखना चाहूँ मैं यहाँ पे y कर देता हूँ, और इसको 0px करके देखता हूँ ज़रा। तो अभी ये मूव नहीं करेगा क्योंकि मुझे इसकी अब स्टार्टिंग मैंने इसको दे दिया। अब एंडिंग ये है कि यहाँ पे ये ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो मैं 50% लिखूँगा, 50%, और 50% के बाद फिर एक ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब इसकी एंडिंग पॉइंट लिखनी है। एंडिंग पॉइंट में फिर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो है वो लिखूँगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, और ट्रांसफॉर्म में सेम ट्रांसलेट x लिखूँगा। यहाँ पे ये ट्रांसलेट पहला x है, पहला y है, तो वहीं y ही लिखूँगा। ट्रांसलेट y प्रॉपर्टी चूज़ करूँगा, और इस पे मुझे जो है वो अगर मैं -10% दे के इसको सेव करवाता हूँ, अब ये देखें ये वर्टिकली जो है वो मूव हो रही है, ये 50%, उसके बाद फिर 0% से 50% वर्टिकली मूव हो रही है। तो अगर मैं इसको हॉरिजेंटली मूव करवाऊँ तो यहाँ पे मुझे जस्ट x टाइप करना है, और इस पे भी मुझे x वैल्यू जो है वो टाइप करके इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें हॉरिजेंटली जो है वो लेफ़्ट राइट मूव हो रहा है। ओके, अब यही वाली जो वैल्यू है इसी एनिमेशन को जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद ये एक्स्ट्रा लगी हुई है, कॉपी करने के बाद दोबारा से इसको पेस्ट करके इस स्क्रीन की फ्रेम में इस प्रोफाइल की जगह पे कलर लेता हूँ, क्योंकि बैक वाली पिक्चर जो है वो कलर है, कलर नाम है उसका, तो कलर लेता हूँ। अब कलर वाली पिक्चर भी हल्का सा मूव हो रही है, नहीं मूव हो रही। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे नज़र आ रही है? प्रॉब्लम्स आई थिंक यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का इशू ना हो। ओके जी, कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ हो गई। तो अब ये देखिए बैक वाली पिक भी जो है वो मूव करती नज़र आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक वाली पिक जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव हो, एक जो है वो वर्टिकल मूव हो। तो जो पीछे बैक वाली पिक है जिसका नाम कलर रखा हुआ है, तो इसको मैं वर्टिकली मूव करवाता हूँ। तो यहाँ पे y वाली वैल्यू जो है वो चूज़ करवा लेता हूँ, और y वाली वैल्यू में यहाँ पे जस्ट मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए एक जो है वो वैल्यू वर्टिकल मूव हो रही है, सॉरी एक पिक जो है वो वर्टिकल मूव हो रही है, और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब मेरा लास्ट वाला एक्शन ये बटन है, इस बटन को हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। तो इस बटन की क्लास को मैं यहाँ पे कॉल करवाता हूँ। HTML में टैग के अंदर इस बटन की क्लास का नाम जो है वो BTN रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे BTN को ही कॉल करवाऊँगा। यहाँ पे
यहाँ पे btn को कॉल करवाते हैं, btn और ये सॉरी डॉट btn और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो इसकी प्रॉपर्टी। तो इस पे भी सबसे पहले इसकी विथ जो है वो एडजस्ट करते हैं। विथ में इसको 100 px कर देता हूँ। देन इसकी हाइट भी एडजस्ट कर लेते हैं। हाइट जो है वो 40 px करके देखते हैं, 40 px, ओके डन। देन फिर इसके ऊपर पैडिंग भी हम लोग ऐड करते हैं। तो पैडिंग के अलावा बैकग्राउंड जो है वो इसका करते हैं, जो बैकग्राउंड जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। जैसे मैं ट्रांसपेरेंट करूँगा तो ये बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो इसके बाद इसके ऊपर बॉर्डर जो है वो अगर अपने रखना है तो बॉर्डर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 px कर देता हूँ। 2 px इसकी बॉर्डर लाइन विथ है, सॉलिड कर देता हूँ और कोरल कर देता हूँ। कोरल नाम का एक कलर है, ये कोरल कर दिया। और इसके ऊपर क्या प्रॉपर्टी हम लोग कर सकते हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसके ऊपर कलर जो है वो मैं कलर टाइप करूँगा और कलर मैं वाइट दे देता हूँ क्योंकि वाइट ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। नंबर साइन 3 दफ़ा F वाइट। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इसके ऊपर फ़ॉन्ट साइज़, ये जो आपके ऊपर फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है इसको मैं यहाँ पे 15 करके देखता हूँ। 15 ओके, ये डन। फ़ॉन्ट साइज़ जो है बिल्कुल ठीक है। इसको बड़ी स्क्रीन में देखते हैं। अब ये बटन जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो तो इसको मैं इसकी पोजीशन को सबसे पहले मुझे एब्सोल्यूट करना है और इसके बाद इसको मैं पोजीशन में एब्सोल्यूट। ये बटन जो है वो थोड़ा सा नीचे अगर मैं करूँ तो मैं इसके ऊपर मार्जिन अप्लाई करता हूँ। मार्जिन में यहाँ पे अगर मैं मार्जिन, ये वैल्यू मार्जिन, और मार्जिन में अगर मैं यहाँ पे इसको 30% करूँगा तो ये चारों जानब से 30% मार्जिन मिल गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसके नीचे रहे और ये चारों जानब से ये मूव नहीं हो। तो मैं इसमें यहीं पे इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो लेफ़्ट है, लेफ़्ट को मैं 0 कर देता हूँ। लेफ़्ट pxl 0 हो और इस तरह राइट pxl भी 0 कर देता हूँ। सॉरी, टॉप के बाद फिर राइट है, बॉटम है, सॉरी बॉटम के बाद फिर राइट है। तो राइट जो है वो मैं 30 px करूँगा, सेव करूँगा तो यहाँ पे ये लेफ़्ट वाली साइड पे अगर मैं 30 करूँ और यहाँ पे जो राइट वाली साइड है इसको 0 कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह इसके मार्जिन जो है वो आप दे सकते हो बटन को एडजस्ट करने के लिए। अब जैसे बटन के ऊपर मेरा कर्सर आए तो ये पॉइंटर बन जाए, तो उसके लिए हमारे पास कर्सर के नाम की एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं कर्सर नाम की प्रॉपर्टी को चूज़ करूँगा और इसमें यहाँ पे पॉइंटर कर देता हूँ कि जैसे इसके ऊपर कर्सर आए तो वो पॉइंटर की तरह शो हो। अब इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर कर्सर आए उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो होवर इफेक्ट के लिए यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स को ऑफ कर देता हूँ और होवर इफेक्ट के लिए यहाँ इसी क्लास को मैं अगेन कॉल करवाता हूँ और फिर यहाँ पे कॉलन में HOVER नाम से होवर हमारा इफेक्ट पड़ा है, प्रॉपर्टी पड़ी है। इसको मैं सेलेक्ट करवा के यहाँ पे जस्ट कलर जो है वो अगर मैं चेंज करूँ, कलर जो है वो इसका मैं यही रख देता हूँ जो चूज़ हो रहा है। अब जैसे सेव करता हूँ देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये होवर इफेक्ट मेरा अप्लाई हो चुका है। तो ऑलमोस्ट हमारा वेब पेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट जो असाइनमेंट मैंने आपको दिखाई थी। अब इस पे ये है कि जैसे इसको मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ तो इस पे भी आप ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं मेन्यूज़ हैं, इन मेन्यूज़ को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो स्क्रीन जैसे पीछे हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपकी स्क्रीन जो है वो आप छोटा करते हो तो उसके लिए CSS में एक प्रॉपर्टी चूज़ करनी है हमें। CSS में प्रॉपर्टी हमें जो @ साइन के बाद मैं यहाँ पे मीडिया लिखूँगा और ये देखें मीडिया आ गया। मीडिया इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो मैं इसकी मैक्स विथ जो है वो ये इसकी प्रॉपर्टी को कॉल करवाता हूँ मैक्स विथ, और मैक्स विथ जो है वो मैं यहाँ पे 1140 जो है वो ऐड कर px कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मुझे अपनी मैक्स विथ की एडजस्टमेंट करनी है। तो मैं कहता हूँ कि जो नैव है मेरी ऊपर वाली जो नैव मैंने कॉल की है, इस पे जो मेरी मैक्स विथ है वो इस पे पैडिंग जो है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पे इसमें पैडिंग जो है वो मैं 0 करता हूँ, सेव करता हूँ तो ये देखिए इसकी पैडिंग एडजस्ट हो चुकी है। और इसके अलावा फिर अब जो नेक्स्ट जो है वो यहाँ इसको मिटा के नेक्स्ट, इसके अंदर जो है वो लोगो क्या हो, लोगो की शक्ल कैसी नज़र आए, तो मैं इसमें लोगो को कॉल करवाता हूँ। लोगो की शक्ल जो है वो ये हो कि नैव लोगो की जो प्रॉपर्टी है छोटी स्क्रीन में नैव लोगो, ये वाला लोगो जो है वो कैसा नज़र आए, इसमें मैं इसको फिक्स जो है वो
एक प्रॉपर्टी ही यूज़ करूँगा फिक्स्ड, और फिक्स में इसको 2 करके सेव करता हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ पे फिक्स नज़र आएगी। और इसके बाद इसके ऊपर टेक्स्ट लाइन इसकी छोटी कर देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट लाइन जो है वो टेक्स्ट लाइन जो है वो इसको सेंटर, पूरी स्क्रीन के सेंटर में नज़र आए। तो ये मैं टेक्स्ट लाइन जो है वो ऑलमोस्ट वैसे सेंटर ही है, लेकिन टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद अब जो है वो मैं नैव की मेन्यूज़ को, इन मेन्यूज़ को कॉल करता हूँ। तो इन मेन्यूज़ में यहाँ पे मैं नैव और उसके बाद फिर नैव आइटम नाम से ये क्लास है, इसके अंदर जो है वो सबसे पहले इसकी पोजीशन जो है, पोजीशन इसकी मैं इसको भी फिक्स करूँगा, पोजीशन को यहाँ पे मैं इसकी फिक्स्ड वैल्यू यूज़ करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। और इसके बाद टॉप पे ये 70% कर देते हैं, टॉप पे 70%। ओके, ये देखें बड़ी स्क्रीन में तो सही नज़र आएगा, छोटी स्क्रीन में अब इसकी जो है वो कंडीशन, इसकी शक्ल जो है वो चेंज हो रही है। इसकी विड्थ जो है वो इसकी विड्थ जो है वो 100% कर देते हैं, और इसके ऊपर जो हाइट है वो भी 100% कर देते हैं। और ये आगे की जानब नज़र आए सारा का सारा स्क्रीन के ऊपर रहे, तो ये Z इंडेक्स को यूज़ करते हुए मैं 99 कर दूंगा, और ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। डन। अब इसके ऊपर जो इसका बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये आ जाए, बैकग्राउंड कलर इसको ये चूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखें बैकग्राउंड कलर ये हो गया। इसके बाद अब इसके ऊपर डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले मैं यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक्स कर देता हूँ। जैसे इनलाइन ब्लॉक करके सेव करता हूँ तो ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक्स में आ गया। और इसके बाद इसके ऊपर पैडिंग जो है वो अप्लाई करते हैं 10px 50px एंड देन 0 देन अगेन 50px। ओके, नेक्स्ट जो है वो इसकी टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर वैल्यू चूज़ करके ये सेंटर कर देता हूँ। ये थोड़ा सा, अब ये देखो बड़ी स्क्रीन में बिल्कुल सही नज़र आएगा। जैसे इस पर स्क्रीन का साइज़ कम करोगे तो ये देखिए नीचे की तरफ जो है वो नज़र आ रहा है। आप इसको मैं ज़रा टॉप पे अगर करूँ तो टॉप की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 70 दी हुई है, तो मैं इसकी टॉप जो है वो कम करते हुए 40 अगर करूँ तो ये देखिए टॉप पे मज़ीद एडजस्ट हो गया। आप इसकी 10 कर दो, 10 ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 15% ज़्यादा सूटेबल रहेगा, 15% जी। तो ये वैल्यू मेरी 50% होगी, जैसे बड़ी स्क्रीन में है और ये छोटी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है। ओके, इस तरह मीडिया जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। ये मीडिया इसलिए एडजस्ट हो रहा है ये मेन्यू, क्योंकि इसको प्रॉपर्टी जो है वो हम लोगों ने फ्लेक्स दे रखी थी। अब इसी तरह ये वाला जो फॉर्म है इसको भी आप एडजस्ट करना चाहो तो छोटी स्क्रीन में ये फॉर्म कैसा नज़र आए, तो इसके लिए हम लोग इसको कॉल करवाते हैं। यहाँ पे जस्ट नैब और फॉर्म टाइप करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसका जो डिस्प्ले जो है वो नन कर देते हैं, ये छोटी स्क्रीन में नज़र ही ना आए। तो इसको मैं डिस्प्ले जो है वो नन करके सेव करता हूँ, तो ये देखो छोटी स्क्रीन में नज़र ही नहीं आ रहा, बड़े स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए आप CSS की बेसिक को बहुत अच्छा जान लोगे। इस प्रोजेक्ट को ज़रूर बनाइएगा। और फिर इससे रेलिवेंट मैं आपको 2 और प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए ये 2 प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं। एक वाला ये प्रोजेक्ट है, बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, इसमें होम टैग बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हम लोगों ने क्रिएट किया। और दूसरा ये वाला एक प्रोजेक्ट है। कोशिश करें कि ये 2 प्रोजेक्ट आप बनाएं ताकि आपको CSS पे आपका इख्तियार, आपकी कमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, आपकी प्रैक्टिस जो है वो इस पर स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।